सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आज टीम एटीपी स्टार फिजिक्स जो है आपके लिए जेई एडवांस 2022 के पेपर सॉल्यूशंस लेके आए हैं बेटा। हालांकि जो अभी पेपर हुआ है, जो कल अपना हुआ है पेपर जेई एडवांस का, उसमें जो फिजिक्स का जो बेसिकली पोर्शन आया है वो काफ़ी मॉडरेट टाइप का रहा है। ना ही ज़्यादा टफ रहा है, ना ही ज़्यादा लेंदी रहा है, पर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए। क्यों अंकित सर? बिल्कुल सर, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी सर, जो बच्चे कैलकुलेशन से शाई आउट करते हैं वो बड़ी गलतियां करेंगे उस पेपर में। सो कैलकुलेशन हाथ से करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबक है जेई का इस बार का पेपर। अच्छा, और साथ ही साथ में मैं कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अपने साथी फैकल्टियों से। ये है हमारे विशाल सर, स्टार फैकल्टी एटीपी स्टार कोटा। विशाल सर, आपको क्या लगता है सर कि जैसे कि हम पहले धारणा बनी रहती है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, क्या वो इस बार भी कंटिन्यू हुई है दोनों पेपर्स के अंदर? जी सर, मतलब ये है कि क्वेश्चंस ज़्यादा तो नहीं, बट फिर भी एक पोर्शन जो रहा है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वो रहता ही है। लगभग मान लीजिए कि 30 to 40% पार्ट वो कवर करता है पेपर का, तो वो रहा है इस बार भी। और पेपर का लेवल जो रहा है काफ़ी थोड़ा मॉडरेट सा, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा कि कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ अलग कंसेप्चुअल आ गया है। अगर बच्चे को कंसेप्ट पता था और सारी चीज़ें थी क्लियर, तो वो पॉसिबली क्वेश्चन कर सकता है। देख लो गाइस, जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं एडवांस के लिए वो आपको मिस आउट नहीं करने चाहिए। पर स्टिल, जैसा कि सर अंकित सर अपन कल भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें लगता है कि इस बार मैकेनिक्स थोड़ा सा कम और इलेक्ट्रोडायनामिक्स ज़्यादा पूछेगा, कहीं ना कहीं उसी पोर्शन की तरफ लीन हुए हैं सर। इस बार पेपर में मैंने देख भी रहा था कि कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रॉब्लम्स पूछे हुए हैं, काफ़ी सारे पूछे हुए हैं। तो मैकेनिक्स का वेटेज कहीं ना कहीं इस बार इलेक्ट्रोडायनामिक्स में डाउन कर दिया बेटा। और मैकेनिक्स के अंदर भी उस प्रकार के टफ क्वेश्चन नहीं आए जो 2016 में आरवीडी वगैरह के आते थे सर। चले, तो एक और आखिरी क्वेश्चन अब एक और अंकित सर से पूछने वाले हैं। अंकित सर, आपको क्या लगता है कि 11th और 12th इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी या नहीं थी सर? बिल्कुल थी सर। मैंने देखा, जैसे आप देखेंगे 12th के अंदर, तो आपने देखा कि ऑप्टिक्स वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट किया गया है। और यहाँ के साथ साथ बात करूँ, जैसे सर ने बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं कहूँगा सर ओवरऑल 12th का भी सारा पार्ट कवर किया है। और 11th में भी अगर अपन देखें तो ग्रेविटेशन वाले पार्ट से भी क्वेश्चन दिया गया और प्रोजेक्टाइल मोशन से भी पार्ट दिया गया, मतलब मैकेनिक्स का भी काफी पार्ट, रोटेशन मोशन भी किया गया, तो सारा पार्ट ओवरऑल कवर किया गया है। तो सर काफी अच्छा था पेपर। तो गाइस, तो अभी तो बात हो गई कि पेपर कैसा आया था, हम लोगों ने काफ़ी एनालाइज किया पेपर, और ये करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आया। क्यों अंकित सर? लास्ट 2 ईयर से जैसा पेपर आ रहा है एकदम वैसा ही ट्रेंड था, कुछ ज़्यादा ऐसे डिफिकल्टी लेवल एकदम से पुश नहीं कर दिया गया कि एकदम ही मतलब हाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स बन गए हैं। सो गाइस, आज हमारी टीम आपको जेई एडवांस 2022 की फिजिक्स पेपर का डिस्कशन करने वाली है। टीम पेपर 1 जो होगा वो बोथ अंकित सर डिस्कस करेंगे, एंड पेपर 2 वी गाइज विल बी डूइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के साथ। थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अब स्टार्ट करते हैं पेपर 1 का डिस्कशन। मैं अंकित जैन और मेरे साथ हैं अंकित जैन। हम दोनों अंकित जैन मिलकर के a² AJ² सॉल्व करेंगे पेपर 1 को। देखते हैं पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें थी, क्या सवाल थे, कहाँ अटकने वाली चीज़ें थी, वो भी डिस्कस करेंगे। और वो स्टूडेंट जो अगले साल जेई का पेपर देने वाले हैं, अगर वो सोल्यूशन को देख रहे हैं, तो क्या क्या आपको इनपुट्स लेने चाहिए अपनी तैयारी में, ताकि आप उनको इनकॉर्पोरेट करके अपने अगले साल के अटेम्प्ट को बेटर कर पाएं। सो सर, पेपर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट अगर अपन पेपर के बारे में बात करें। पेपर 1 आप भी देखा, अपन ने पेपर 2 भी देखा। बिल्कुल सर, अपन ने भी बात भी करी थी। जी सर। सो क्या लगा आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल? देखा जाए तो 2-3 सवाल, आईआईटी है तो इज्जत आईआईटी को मिलनी भी चाहिए, तो नए क्वेश्चंस 2-3 तो थे, बढ़िया कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट, बट बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए सर, मैं जो अगर बात करूं आपसे कि अपना जो इस बार एडवांस का पेपर है, ओवरऑल अपन ने देखा कि सारे सब्जेक्ट जो अपना चैप्टर था कि सारे चैप्टर्स कवर किए हैं लगभग। बिल्कुल सर। और बात करें अपन 11th के पार्ट्स की, तो 11th वाला भी पूरा बात वेटेज जितना था उतना आया है। 12th वाला भी पार्ट भी उसी तरह से रहा, और लेवल जो है पेपर का वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं, मॉडरेट है लगभग, मतलब अच्छा मैनेज किया है पेपर को। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए गए हैं, कुछ एक, और बाकी जो है वो जिस तरह से आईआईटी हमेशा पूछता है वैसा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट, देखिए सर। सो स्टार्ट करते दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से। सो स्टार्ट ले आइए सर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। सो पहले अगर आप देखोगे तो इंस्ट्रक्शन क्या थे फर्स्ट पोर्शन के, तो फर्स्ट पोर्शन के इंस्ट्रक्शन थे कि +3 मार्क्स फॉर द करेक्ट एंड 0 फॉर द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के कोई
मार्क्स कट नहीं थे, मतलब ये ऐसा सेक्शन था जिसको हमें पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए था। सो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, हम डिस्कस भी करेंगे सर भी मैं भी, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि ज्यादातर क्वेश्चन रूटीन क्वेश्चन थे, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जेई ने इनकॉर्पोरेट किया, 2 डेसिमल प्लेस तक जवाब देना था और कैलकुलेशन पे ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जेई ने समझाया कि आप जब एडवर्स सिचुएशन में है तो आप किस तरह से दिमाग को इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन पॉइंट पे, उस पर जेई ने ध्यान दिया। सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखा जाए तो बड़ा सिंपल रूटीन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है सर? देखिए आप, 2 स्फेरिकल स्टार्स दे रखे हैं आपको ए एंड बी, जिनकी डेंसिटीज रो है और रो भी कुछ हैं, ठीक है। दोनों का रेडियस सेम है, इनिशियली दोनों का रेडियस सेम है और उनके मासेस के रेशियो दे रखे हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला स्टार है, मान लेते हैं इसका रेडियस आर, इसका मास अगर m मान लेता हूं, दिस इज स्टार ए। ये दूसरा स्टार, इसका रेडियस भी r ही दे रखा है, बट इसका मास हमें दे रखा है कि m का डबल है, इट इज ट्वाइस ऑफ, हम बोल सकते हैं m, ठीक है। अब ये रिलेशन दे दिया, ड्यू टू इंटरैक्शन प्रोसेस, इनके बीच में इंटरैक्शन हुआ और a से कुछ मास ट्रैवल करता हुआ b पे चला गया। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मासेस अलग है, रेडियस सेम होने पे, वॉल्यूम सेम होने पे मास अलग है, मतलब डेंसिटी ऑब्वियसली अलग अलग है। तो मान लेते हैं इसकी डेंसिटी कुछ ρ1 है, इसकी डेंसिटी कुछ ρ2 है। तो एक से दूसरे पर कुछ मास ट्रांसफर होने लगा, सम ऑफ इट्स मास ट्रांसफर हो रहा है दूसरे पे, सच दैट पहले का रेडियस हाफ हो गया। सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, पहले का जो रेडियस है वो अब r/2 रह गया। अब हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रेडियस हाफ हो गया है तो वॉल्यूम, हम बोल सकते हैं कि अगर इसका वॉल्यूम पहले सर v था तो अब v/8 हो गया होगा। v/8 हो गया तो सर मास भी m/8 हो गया होगा, डेंसिटी पे फर्क तो पड़ा नहीं है। सो नया मास हैज बिकम m/8 नाउ, ठीक है। जो मास यहां से गया वो दूसरे स्टार पे चला गया, एंड दूसरे स्टार पर हम बोलते हैं एक तरह से उसने बाहर जाकर के एक लेयर बना ली, सच दैट इसका और दोनों का शेप अभी भी स्फेरिकल है, ठीक है। आप देख पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है स्फेरिकल शेप इज रिटेन्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंड डेंसिटी भी सेम रह रही है, ठीक है। इंटायर मास लॉस्ट बाय डिपॉजिटेड थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी। अब इसका मास जो था नया वाला, अगर m' कह देते हैं, वो क्या बन जाएगा? जो पहले था वो तो था ही था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लस जो इधर से मास आ गया, कितना मास आ गया? तो m से m/8 रहने पर 7m/8 आ गया, 7m/8 आ गया। तो टोटल ऐड करेंगे तो सर नया मास क्या बन गया? ठीक है, 16 + 7 तो 23m/8, ये तो हो गया नया मास, ठीक है। नए मास दोनों के मिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं एस्केप वेलोसिटी की रेशियो पूछ रहा है। तो सर आप जानते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, ऊपर लिख लेते हैं अपन, इट इज √2 g मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो अगर अपन पहले स्टार की बात कर रहे हैं और इसके लिए अगर अपन इसका एस्केप वेलोसिटी लिखे जिसको अपन va कह रहे हैं, तो इट विल बी √2 g m/8 डिवाइड बाय r/2। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब दूसरे स्टार पे चलते हैं। अब यहां पर जो बड़ी बात है वो है जी, रेड यूज ना करें, ठीक है सर। रेड आपको पसंद नहीं है तो रेड यूज नहीं करेंगे, आपकी पसंद के कलर यूज करेंगे। थोड़े ब्राइट कलर, सर ने बोला ब्राइट कलर यूज कीजिए सर। चलो येलो पे आ जाते हैं। तो मान लेते हैं सर अब बाहर वाला रेडियस r1 हो गया, जो मास यहां से वहां आया उसके कारण बाहर वाला रेडियस r1 हो गया। अब r1 कैसे निकाले सर? तो वॉल्यूम से निकाल लेते हैं, सही बात है ना, कि कितना वॉल्यूम इधर से उधर चला गया, तो हम हो सकते हैं v से v/8 रह गया, तो 7v/8 वॉल्यूम उधर चला गया, ठीक है। तो यहां पर बाहर कितना वॉल्यूम आया होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई r1³ माइनस r³। ये उस लेयर का वॉल्यूम हो गया जो कि बाहर आया है, एंड ये होना किसके बराबर चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? हम हो सकते हैं 7/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट इज 4/3 पाई r³। सही है ना सर? सॉल्व कर लें। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो r1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। r1 की वैल्यू सर कुछ आप करके देख सकते हैं,
इस लेवल पे आ चुके हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हैंडल करना भी सही, ठीक है। पेपर में ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट अब नहीं लगेगा। तो 15 की पावर 1/3 बनेगा r/2, ठीक है। आप जब सॉल्व कर रहे होते ना तो कुछ कुछ टर्म्स देख करके अपने आप आइडिया लग जाता है, ये तो आएगा ही सही, क्योंकि जैसे आप ऑप्शन देख रहे हो ना, तो 15 की पावर 1/3 है, मतलब आपकी कहीं ना कहीं 15 की पावर 1/3 बनना चाहिए, ठीक है। आपको R1 मिल गया। अब आपको इस स्टार का रेडियस मिल चुका है, स्टार का नया मास मिल चुका है, तो escape वेलोसिटी निकालना बड़ा अब आसान हो जाएगा b का भी। इट विल बी √2 g न्यू मास ऑफ द स्टार b डिवाइड बाय नया रेडियस r1। एंड अभी अगला स्टेप तो बड़ा सिंपल है सर, वी जस्ट नीड टू टेक द रेशियो ऑफ द टू। सो जब भी आप रेशियो लोगे escape वेलोसिटीज का और b और a का, एक बार चेक कर लेते हैं, यही पूछा है देखिए, है ना, b और a का, तो सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा √23/15 की पावर 1/3। अब इसको उसने बोला है कि कंपेयर करना है 10n/15 की पावर 1/3 से, तो कंपेयर करके अपने आप पता लग रहा है सर n की वैल्यू 2.3 होगी। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल रूटीन क्वेश्चन है जैसा अपन क्लासेस में कराते हैं, बस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन गड़बड़ करी और सत्यानाश हुआ, ठीक है। तो आपको इस बात पे बहुत फोकस करना है कि साल भर आप शॉर्ट में नहीं निपटाएं, हर कैलकुलेशन को एंड तक खुद से करते हुए चलें, ठीक है सर। चलिए ठीक है, सेट हो गया क्वेश्चन। सो अब सर सेकंड क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बड़ा ही मिस्टेक प्रोन क्वेश्चन है। क्या मिस्टेक प्रोन है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले उसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो दिमाग में न्यूक्लियर रिएक्शन की जैसी बात आती है तो सब क्यू वैल्यू सोचते हैं, ठीक है। क्यू वैल्यू क्या होगी? अब इसमें जो अल्फा पार्टिकल आकर के टकरा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये सर एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हमें ट्रिगर करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो रही है। तो हम हो सकते हैं ये हमारा कौन सा है, नाइट्रोजन का, मान लेते हैं इसका मास 16m, इसको आकर के एक हीलियम न्यूक्लियर टकरा रहा है, चिक्स का मास मान लेते हैं 4m, मान लेते हैं इसकी स्पीड v0 है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि ये इस रिएक्शन को एग्जीक्यूट करा दे? तो पहला थॉट आता है कि सर क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं बोलता हूं सही बात है, क्यू वैल्यू निकाल लो। अब क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो किसकी क्यू वैल्यू या तो नेगेटिव है, वो ऑलरेडी दिमाग में पता है। तो क्यू वैल्यू यूजुअली तो अपन मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू c² से निकाल लेते हैं, बट अपने को पता ऑलरेडी नेगेटिव आएगी तो अपन क्यूज नेगेटिव को झेलें तो अपन उल्टा ही लिख लेते हैं। अब देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है इस वाले के अंदर कि इसका मास 16 + 4 21 और 19 20, ये तो कट गया जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सीधे सीधे ये 6 है, ये 3 है, 9, ये 8 है और ये 3 है। 8 + 3 11, 11 - 9 2, तो यहां पर क्या आ गया 0.002 मल्टीप्लाइड बाय c²। अब क्योंकि उसने सब AMU में दे रखा है तो अपन ये यूज कर लेंगे, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे 930 से। तो जैसे 930 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेटली 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना भी कैलकुलेशन चेक करना, देखिए यहाँ पे ये आना चाहिए आपको, ठीक है। 930 × 2 1.86 आ रहा है वैसे तो। अब लोग बहुत सारे इसको आंसर लगा करके आगे बढ़ गए, जो कि गलत है। अब क्यों गलत है सर? तो सवाल को अगर आप गौर से देखो तो सवाल में वो पूछ रहा है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब मिनिमम वर्ड क्यों बोल रहा है? तो यहां पर बेसिकली इसको आप एक कोलिजन की तरह सोचेंगे। आप बोल सकते हो कि ये बेसिकली एटॉमिक कोलिजन का मॉडिफाइड फॉर्म है। अभी तक एटॉमिक कोलिजन पूछते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बट ये न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो बेसिकली अपने को समझना पड़ेगा जब ये टकराएगा तो टकराने पर कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। अच्छा, यहाँ दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशियली जो हमारा नहीं अल्फा पार्टिकल तो मूव कर रहा है, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब उसके पास इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो यहां पर अपन सीधे काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लिख लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो होता है वो ½ μv रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 - e² लिख लेंगे। इतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है सी फ्रेम में। आई बिलीव इस लेवल तक आए तो ये बात समझ ही सकते हैं कि कैसे आता होगा।
और इसमें भी अपन मैक्सिमम एनर्जी लॉस ले लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि कोलिजन जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब ई की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा हाफ म्यू, म्यू की जगह 4m इंटू 16m डिवाइड बाय 4m प्लस 16m इंटू v माइनस 0, क्योंकि उसकी स्पीड 0 ली अपन ने, ठीक है। v माइनस 0 इंटू 1 माइनस स्क्वायर 1 बन जाएगा। सो बेसिकली ये बन जाएगा, सॉल्व करोगे तो हाफ आगे चल रहे हैं, पीछे वाला, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हाफ, ठीक है। ऊपर बनेगा 4m, मैं जानबूझ के ज्यादा उतनी कैलकुलेशन करूंगा जितनी जरूरत, नीचे 20m, ठीक है। रिलेवेंट कैलकुलेशन, ये 4 ये 5 इंटू वी स्क्वायर। क्यों अलग कर लिया? क्योंकि ये हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर जो है ना, ये तो मेरे लिए काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की, जो मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इतनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। मतलब अब सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन मान लीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा बेसिकली वही तो क्यू वैल्यू में काम आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया 4k/5, और ये होना चाहिए किसके बराबर? 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हमारी क्यू वैल्यू के बराबर। तो k की वैल्यू आ गई कितनी? 5/4, 1.86 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2.32, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगेन फिर इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट वापस से आया है, एटॉमिक कोलिजन को कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज किया है, ठीक है। दूसरा कैलकुलेशन, जो मैं आपको बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूं, कैलकुलेशन देखते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, इस सवाल को पे चलते हैं। अब जेई जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, दो कैलकुलेटिव सवाल या कुछ क्वेश्चन डालता है, बीच में एक सिंपल सा पप्पू सा क्वेश्चन डाल दिया, बट क्योंकि आप ऑलरेडी इतने मुश्किल सवालों को झेल रहे होते हो, तो यहाँ आते आते इतना कॉम्प्लेक्स हो चुके होते हो कि आपको ये भी मुश्किल लग रहा होता है, आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे होते हो। इसलिए जेई में बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव क्वेश्चन करना, पहले कौन सा करना है। अब आप जैसे इस क्वेश्चन को देखो, कितना सिंपल सवाल है। आपको किस पॉइंट पोटेंशियल मेथड से कर लेते हैं, आपको C3 पर चार्ज चाहिए, तो यहां पर पोटेंशियल मान लेते हैं सर 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0, ये 0 तो ये 6 वोल्ट हो गया, ये 0 तो ये 2 वोल्ट हो गया। बहुत सारे लोग मैं देख रहा था पैरेलल सीरीज, जरूरत ही नहीं है, क्यों मैं बुद्धि लगाऊं, टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ा ना है। ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है किसके अक्रॉस? C3 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस। तो आप देखो इसके दोनों एंड का पोटेंशियल मिल गया क्या? 2 मिल गया। तो C3 पर कितना चार्ज होगा? तो हम हो सकते हैं इट विल बी CV। तो कितना कैपेसिटेंस है इसका? 4 इंटू वोल्टेज कितना हो गया? 2, तो ये कितना आ गया? 8 माइक्रोकूलम आ गया चार्ज। देखिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे भी सवाल आते हैं, आप बोलोगे सर पेपर में सवाल आते हैं कि भैया आया हुआ है आपके सामने आया है, तो हमारा आंसर चार्ज स्टोर्ड पूछा है, तो चार्ज स्टोर्ड की वैल्यू कितनी आ गई? इट केम आउट टू बी 8 माइक्रोकूलम। अपन देख लेते हैं अपने सबके आंसर कर दिए कि नहीं कर दिए। तो इसका आंसर अपना कितना आया था सर? 2.32 आया था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2.3 आया था। चलिए अपन ने लिख दिया था, वेरी गुड। चलिए ऑलराइट बच्चों, बढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्टिक्स का सवाल। अब अगेन अगर आप पहले ही बहुत सारी कैलकुलेशन में जूझे हुए पड़े थे, तो ये सवाल एक बार आपको वापस परेशान करेगा। बट अगेन अगर आपने फ्रेश माइंड से क्वेश्चन उठा रहे हो ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये रॉड रख रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और ये एंगल दे रखा है 2π/3, बोले तो 120 डिग्री। ये 120 हो गया तो सर ये 60 हो गया। तो इसकी अगर अपन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लें, तो ये 2 cos 60 मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 sin 60 मतलब √3 हो गया। सर चेक करते रहना, बच्चे की तरह मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना कर दूं। अब बोला है कि इसकी जो इमेज है यहां पर कुछ एंगल बना रही है, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या है, और मुझे ये डिस्टेंस दे दी है। तो अगर मैं ये कैसे ना कैसे ये लेंथ निकाल लूं, तो tan अल्फा को मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल लूंगा। दैट इज माय साइकोलॉजी, मैं कैसे करने वाला हूं, ठीक है। अब कैसे करना है देखो, कैलकुलेशन तो है, आई एग्री, बट कैसे इसको अपन करेंगे देखो मैनेज। तो अगर ये 1 है, आपको दे रखा है ये जो एंड है ये कितनी डिस्टेंस पर है? ये दिया गया है 40/3 पे, तो ये डिस्टेंस है 40/3 सेंटीमीटर, नीचे लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, 40/3। अब
क्यों गंदगी करें। सो ये 40/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और, तो ये हो जाएगा 43/3, ये पूरा डिस्टेंस। अब आप क्या करो सर, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये ले लेता हूं, इसकी इमेज कहां बन रही होगी, ऑब्वियसली दूर बन रही होगी, पास दूर बनता है, दूर पास, ठीक है। तो फॉर्मूला मुझे पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या तो ऐसे लिख लो या v को fu अपॉन f प्लस u लिख लो, ये फॉर्मेट लिख लेते, अपने को कोई एलसीएम में टेंशन नहीं होगी। ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन। तो जैसे अपन इस एंड को ले लेते हैं पहले, तो f तो कितना दे रखा है सर, 10 दे रखा है, देखिए आप जैसा मुझे याद आ रहा है, ठीक है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। v की वैल्यू क्या दे रखी है, u दे रखा है अपने को -40/3, नीचे आ जाएगा 10 - 40/3। हम इस वाले पॉइंट की इमेज निकाल रहे हैं जो कि मुझे पता है यहां आएगी, ठीक है। सॉल्व करो सर, तो नीचे आएगा -10/3, ऊपर आएगा -400/3, तो सॉल्व करेंगे तो ये -400/3 डिवाइडेड बाय -10/3, 3 से 3 कटा, माइनस से माइनस, 0 से 0 कटा, तो ये आ गया 40, तो ये डिस्टेंस आ गई 40 सेंटीमीटर। सही है सर। अब दूसरा पॉइंट बचा ये वाला, अब ये 43/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, फिर ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। पेशेंस का खेल है, मुश्किल नहीं है, देखो आप पेशेंस का खेल है, जो जिसके हाथ नहीं कांप रहे ना, वहां पर आराम से कर रहा है, जिसका दिमाग काम कर रहा है एकदम कूल कंपोज, वो करके आएगा इस सवाल को। कुछ नहीं है, बस प्रोसीजर फॉलो करना है, वही नहीं कर पाए अटक गए आप, राइट। सो अब हम इस एंड की इमेज निकाल लेते हैं, तो v की वैल्यू वापस से f विच इज अगेन 10 इंटू -43/3 डिवाइडेड बाय 43/3, ठीक है। अब इसको वापस से v की वैल्यू निकालेंगे तो सर ऊपर आ जाएगा -430/3 -13/3 आ जाएगा सर, देखो आप, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ गई 430 डिवाइडेड बाय 13, तो ये डिस्टेंस अपने को ये मिल गई, 430 डिवाइडेड बाय 13। चेक करो सर कैलकुलेशन एक बार, बिल्कुल करेक्ट लग रही है आपको, और इससे अपने को निकालना है तो 430, और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये x जो होगा ये बेसिकली क्या होगा, ये 40 - 430/13 हो जाएगा। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, tan अल्फा ही जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे ना आप सर, ठीक है, अभी मैंने ताजा याद किया है, तो tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि π/6 आ जाएगी। अब उसने पूछा मुझसे π/n की वैल्यू क्या है, तो n ये रहा, ध्यान दें पूछा क्या है, यहां पर जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, तो n का आंसर 6 लिख दिया सर ने, बहुत ही बढ़िया सर, सही जा रहे हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने जब पहली बार किया, तो जब मेरा आंसर आया ना, मैं एक बार डर गया सर, ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं एक बार यार ये आंसर आ सकता है क्या, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसा लगा गलत तो नहीं होगी, तो फिर मैंने दोबारा सॉल्व किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर में, अगर आप सही कर रहे हैं ना तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखें, है ना, आ गया जो आ गया। अब देखो बड़ा सिंपल तो सवाल है, क्या दे रखा है सर, डिस्क का रेडियस दे रखा है जो कि रोल कर रही है, एक डिस्क है जो कि सरफेस पे रोल कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है 2/3, यहां पर एक स्टोन स्टक है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ब्यूटीफुल है, यहां पर एक छोटा सा स्टोन स्टक है, t = 0 पे इसने चलना स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल v और ओमेगा दोनों 0 हैं, ठीक है। इसके पास एक एक्सेलरेशन है और एक एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या हो रहा है इस टाइम तक, ये स्टोन, ये बेसिकली व्हील घूमता हुआ आगे जा रहा है, जब ये यहाँ पहुंचा होगा, कुछ थीटा एंगल यहां पहुंच गया होगा, ये पॉइंट यहां पर इसने इसको रिलीज कर दिया। अब बहुत सारे लोग इसका जो मोशन बना रहे हैं वो थोड़ा अजीब सा बना रहे हैं, जो मुझे समझ में कम आया। भाई इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगी जो कि रोटेशनल मोशन के कारण आ रही है, क्योंकि सेंटर के पास एक ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी और एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो एक इधर भी तो वेलोसिटी आएगी ट्रांसलेशनल मोशन की, v। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी,
तो थीटा आप निकालेंगे हाफ अल्फा टी स्क्वायर से। अल्फा दे रखा है अपने को, कांस्टेंट है 2/3, तो ये आ जाएगा हाफ 2/3 इंटू टी स्क्वायर विच इज पाई। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया तो सर ये π/3 आ गया, तो ये π/3 आ गया। अब देखो सर ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एंगल 120 डिग्री हो गया। ठीक है, बचपन जो होता है ना जेई की तैयारी का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वेक्टर में कि दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर 120 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट भी उसी का आता है और एक से 60 डिग्री के एंगल पे आता है। सही बात है ना सर। अब यहां पर मुझसे पूछा है कितनी फर्दर हाइट तक जाएगा, अब वो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल हो गया। देखो सर, अब इसका मोशन, इसकी रिजल्टेंट स्पीड इधर आ गई तो ये प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, तो ये हाइट निकाल लें एक तो। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है, उसने पूछा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, तो ये मत ऐड करना भूल जाना मेरे भाइयों। ये देखो कमेंट में डाला उसने जानबूझ के, क्वेश्चन खुद बता देता है कहां गलती नहीं करनी है। ये डिस्टेंस कितना होगा सर, तो आप देखो ये आर है, ये आर कॉस थीटा होगा, तो ये क्या होगा आर माइनस आर कॉस थीटा। थीटा 60 डिग्री है तो आर कॉस थीटा r/2, तो ये भी r/2 ही होगा। सही जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये हाइट कितना गया ग्राउंड से, तो h मैक्स जो होगा दैट विल बी r/2 विच इज हाफ, क्योंकि r अपने को 1 दिया है, प्लस अब आप सिंपल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, विच इज u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां से जब इसको उसने x/10 बोला है तो सॉल्व करोगे ना, तो x की वैल्यू π/6 आ गई। अब मैं अटक गया, π/6 आ गया, मैंने π/6 कैसे मार्क करूं, तो π/6 आ गई ना, तो आप इसकी वैल्यू जब 3.14 डिवाइड बाय 6 रख करके चेक करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.52 आ जाएगा। सर 19-20 हो सकता है, तो यही थोड़ा सा मार्जिन का स्कोप देता है, डरिएगा मत, एग्जैक्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। चलिए एक और बढ़िया सवाल। ठीक है, रोटेशनल का। सर एक क्वेश्चन रोटेशनल का था, फिर एक और क्वेश्चन रोटेशनल का। प्यार है आईटी वालों को रोटेशनल से, हमें भी प्यार है, आईटी वालों को भी प्यार है। चलिए बढ़िया है, कोई नहीं, बट लेकिन क्वेश्चन बड़े सिंपल है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का पूछो, बट बहुत बवाल सवाल पूछ लिया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे अपन कुछ सवाल। सो क्या सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कुछ m है, मान लेते हैं, रेडियस दे दिया, ये फोर्स लग रहे हैं तो इक्वल एंड अपोजिट। आप सर समझ रहे हैं, ये फोर्स कपल बन रहा है। कपल फोर्स की खास बात क्या होती है, किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो, हर पॉइंट के बाद टॉर्क सेम आता है। ठीक है, और तो हम हो सकते हैं मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन, तो इसके पास एक लीनियर एक्सेलरेशन होगा, एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अब इसमें कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा सरफेस रफ है कि नहीं है, फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, तो मुझे पता नहीं है, तो मैं अपने से मान लेता हूं सपोज फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है, क्योंकि प्योर रोलिंग करेगा तो स्टैटिक ही लगेगा, तो ऊपर मान लिया अपन ने फ्रिक्शन। अब यहां पर दो तरह से कर सकते हो, तो आप सेंटर के फ्रेम में करो, ठीक है, उसके अबाउट, या फिर आप इस पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हो। इस पॉइंट के अबाउट करोगे तो ये सर IOR बन जाएगा। फायदा क्या है इस पॉइंट के अबाउट करने का, ये जो अनवांटेड वेरिएबल है गायब हो जाएगा, क्योंकि इसी से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क इसके अबाउट 0 हो जाएगा। तो टॉर्क लिखेंगे तो एक तो यहां पर ध्यान से टॉर्क लिखिएगा। ठीक है, पहली बार जल्दीबाजी में मैंने भी गलती कर दी थी, ईमानदारी से बता रहा हूं। ठीक है भाई, क्या बात है, हम भी कर सकते हैं गलती। ठीक है, mg sin थीटा इंटू r, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क। देखिएगा डायरेक्शन ये इनवर्ड आ रहा है। इन फोर्सेस के टॉर्क जब आप देखोगे ना, जल्दीबाजी में आदमी ऐड कर देता है, इस फोर्स का टॉर्क और इस फोर्स का टॉर्क दोनों आउटवर्ड आ रहे हैं, मतलब वो सब्ट्रैक्ट होगा सर, तो माइनस f इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये होता है फोर्स कपल का टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू I अल्फा। अब गौर कीजिएगा यहां दूसरी गलती, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² मत लिख देना कि जल्दीबाजी में एक्साइट हो जाओ, सॉलिड स्फीयर है। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, तो इसके अबाउट लिखेंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो 7/5 mr² होता है, और अल्फा की जगह भले ही चाहो तो ए बार लिख लेना, क्योंकि ए चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट करना। सॉल्व करेंगे ए आ जाएगा। ठीक है सर, तो सॉल्व करोगे आप तो ए की वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू भी आप
हाँ 2.857 आ जाती है सर, जिसको आप राउंड ऑफ करके 2 डिजिट में 2.86 लिख देंगे अपन। बात समझ में आ गई सबको? पॉसिबल है ना? देखो देखो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ आईआईटी स्कोप ऑफ एरर देता है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए सर, ये भी एक बढ़िया सवाल है। एलसी ऑसिलेशन को एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, अब कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहां पर एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, अब आप सवाल देख के डर गए ना, गेम खत्म। पर जिसका दिमाग पेपर में भी चल रहा है, जो एडवर्स सिचुएशन में भी विचलित ना होकर के चौका छक्का मार सकता है हार्दिक पांड्या की स्टाइल में, कि भले 3 बॉल निकल गई, उसने बोला नहीं तो टेंशन मतलब मैं मारूंगा छक्का, और वो मतलब एंड मोमेंट तक कॉन्फिडेंट रहते हुए खेलेगा, वही जीत के ले जाएगा मैच को। ठीक है, तो क्या दे रखा है देखो सर, यहाँ पे एक एलआरसी है और इस रीजन में मान लेते हैं इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, और ये टाइम के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है B0 प्लस बीटा टी। ठीक है, अपन वेरिएबल में खेल लेते हैं, वैल्यूज डाल के बच्चे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे अपन फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, इसका एरिया दे रखा है अपने को लूप का। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो सर वो हो जाएगा dB/dt, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है इनटू एरिया। ठीक है, एरिया तो फिक्स है। ठीक है, तो dB/dt कितना आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो अब बच्चा भी कर लेता होगा, बीटा इंटू ए बन जाएगा। सर ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो अल्टीमेटली ये सर्किट कुछ हमें इस प्रकार का नजर आने लगेगा। ठीक है, कि एक बैटरी है जो कि ईएमएफ इंड्यूस के कारण आई है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो एलसी में ई आ गया। ठीक है, एलसी में ई। अब आपको भाई ये तो खतरनाक काम है, लेकिन उसने एक बड़ी प्यारी चीज पूछी है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ठीक है, अब सर अपन लिख सकते हैं सिंपल सा सर्किट केवीएल लगाते हुए कि ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो LdI/dt प्लस Q/C होगा। मान लेते हैं किसी मोमेंट पे इसकी प्लेट पे Q चार्ज है। सही है ना सर? अब खास बात क्या है, मैक्सिमम। अब यहां पर मैथ्स की बुद्धि कि किसी चीज का मैक्सिमम बिना कब आता है, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, मैक्सिमम तो होगा जब dI/dt की वैल्यू 0 होगी, तब I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मान लेते हैं सर I0। तो इससे पहले सबसे पहले इस dI/dt को 0 रखते हुए जो ईएमएफ इंड्यूस आया, जो कि अपना बीटा आया था, ये Q/C आ जाएगा। तो हमारा जो Q आएगा वो बीटा AC के बराबर आ गया। देखो बीटा की वैल्यू गिवन है 0.04, ए दे रखा है एरिया, ढूंढो सर, ये रहा 1 मीटर स्क्वायर। कैपेसिटेंस दे रखा है, मतलब शॉर्ट हो गया, Q की वैल्यू मिल गई। ठीक है, लेकिन सर पूछा तो करंट है, आप चार्ज निकाल के खुश क्यों हो रहे हो? तो नेक्स्ट पोर्शन, अब अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बैटरी जो बेसिकली मान लेते हैं चार्ज जो आया, ये बेसिकली जो चार्ज आया ये यहीं से तो निकला होगा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, सर पेपर में करंट के सवाल बड़े अच्छे आए। ठीक है, यूजुअली बच्चे कहते हैं सर करंट आता नहीं, बहुत अच्छे सवाल हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि वर्क डन बाय बैटरी जो है, दैट विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। समेशन कर लिया, तो Q इंटू ई इंड्यूस हाफ LI² प्लस Q²/2C। ठीक है, अब देखो सर, अपने को ईएमएफ Q की वैल्यू पता है उस मोमेंट पे जब करंट I0 है। ठीक है, आपको बता रहा हूं, देखो बस हो गया आपको क्वेश्चन अपना काम। ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू पता है बीटा A, इसकी वैल्यू पता है बीटा AC, इसकी वैल्यू पता है I0, मिल जाएगा। फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेशन करनी है, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन भी नहीं है, कैलकुलेशन करोगे आपको आराम से I0 की वैल्यू जो है वो मेरे हिसाब से सॉल्व करने पर 4 मिली एम्पेयर आ जाएगी। ठीक है जी, ऑलराइट बडीज, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक क्वेश्चन नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। अंकित सर कह रहे हैं कि यार अंकित तू कितना बोलेगा, मुझे भी बोलना है, मैं भी अंकित हूं। चलिए दूसरे अंकित को हैंड ओवर करते हैं सर, ओवर टू यू नाउ। चलिए सर,
तो देखो सर इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया है, एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्रेम वाला क्वेश्चन ग्राउंड से दिया गया है, प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, स्पीड v से थ्रो कर रहे हैं एट एंगल थीटा पर, व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g थी, तो इसने बोला द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज d, और बोलता है कि इफ द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल एंटर अ डिफरेंट रीजन, और उसका क्या दे रखा है हमें, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, वो दे रखा है सर g डैश इक्वल टू g बाई 0.85 जी, ठीक है। तो हमसे पूछा कि नई वाली जो रेंज है वो d डैश है, तो n इक्वल टू d के बराबर है, तो बताइए वैल्यू ऑफ n कितनी होगी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी अच्छी बात क्या है, आपको जो पहली कंडीशन दी गई है कि g के टाइम पे हमसे बात कर रहा है कि जब ग्रेविटी g प्रेजेंट थी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले g थी, जी सर आपकी मदद कर दी जी सर। अब देखो ये g था, पर ये क्या हुआ, जब g डैश हाईएस्ट पॉइंट पर चेंज हुआ तो ये क्या होगा, अपनी रेंज को चेंज कर लेगा सर, तो ये कुछ और पोजीशन पर जा रहा होगा और नई रेंज हमें d डैश दी है। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है सर, आगे क्यों लिया, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, जी कम हो गया, अर्थ ने अट्रैक्ट कम कर दिया, तो पार्टिकल को नीचे आने में पहले से ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली वो कुछ ज्यादा ही दूर जाके गिरेगा, ठीक है। मतलब आपको ये दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि डी डैश जो है वो एन जो है वो 1 से ज्यादा हो, बड़ा होगा जी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी ग्रेविटी प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर, सर आपने हमें दिया कि v स्पीड से थ्रो कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप सर एक काम करिए, d जो आपकी रेंज निकाल रहे हो इसका रिलेशन कुछ लिख रहे होंगे आप, तो मैं सिंपल सा आपसे बोलूं तो यहाँ पर सर यहाँ से यहाँ आने का जो टाइमिंग था पहले तो वो पता कर लेते हैं अपन, तो जो आपका टाइम होगा वो कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ से यहाँ आने का जो टाइम होगा आपका वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, तो u sin थीटा बाई g, ठीक है। और इसी टाइम को बात कर दी है, तो इसी टाइम में हमसे पूछा गया d डिस्टेंस जो कवर कर रहे होंगे वो d कितनी हो जाएगी आपकी, तो रेंज थी सर, तो ये थी हमारे पास u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल। अब आगे वाले पार्ट के लिए बात करेंगे, तो हमसे बोला गया है कि इसी टाइम को यूज करना है, तो देखो आपको यहाँ पर पहले मैं अगर पूछता हूँ ये हाइट जो आई होगी मैक्सिमम हाइट वो कितनी रही होगी, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, तो उस टाइम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सर आप ये हाइट जो निकाल रहे हैं ये जो हाइट होगी इसी को यूज कर लेंगे किसके लिए, नेक्स्ट वाले पार्ट में भी यही हाइट रहेगी उसके लिए, तो यहां से अगर मैं बात करूं कि जो आपका टाइम था वो क्या होना चाहिए, तो आपने बोलेंगे √2h बाई जी, बात समझ में आ रही है सर, तो ये जो g आपका नया वाला होगा वो उसमें यूज कर लेंगे, तो देखिएगा √2h बाई जी, तो ये टाइम हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा सर, आपने यहां पर हाइट निकाली इस यहां वाले पार्ट से, तो टाइम आपका पास जो ये रहेगा 2h, अब h अपना क्या रहेगा, वर्टिकल में तो वेलोसिटी 0 थी, तो फ्री फॉल की कंडीशन लिख ली सर ने, जी सर, ठीक है बिल्कुल सही, तो यहां से अपन आगे लिख देंगे सर अपना क्या, अब t जो आएगा अपने पास नया वाला जो टाइम निकालना चाह रहा हूं मैं, तो हाइट अपने पास यहां से सेम आ जाएगी, सो ये हो जाएगी, इसको t डैश ले लेते हैं, t डैश ले लेते हैं, चलिए तो सर ये हो जाएगी मेरे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई g, ठीक है सर, तो g डैश हो जाएगा, ये इस वाले का लिख रहा हूं सर मैं ना, तो हाइट तो वही रहेगी g, और ये g डैश अपना नया वाला है, तो यहां पर कितना आ जाएगा सर, g डिवाइड बाई 0.81, तो यहां से अगर मैं बात करूं आपसे, तो सर यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो 0.81 ऊपर चला जाएगा, तो ये जो नया टाइम आएगा सर उसमें देखो ये u स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था अपना, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 0.9 इंटू जो आपका बेसिक जो पार्ट था जैसा पहला आ रहा था u sin थीटा बाई g, 0.9 u sin थीटा डिवाइड बाई g, इधर लिख लेते हैं जी डैश की वैल्यू 0.9 u sin थीटा बाई g आ गई। अच्छा मतलब पहले का मुकाबले 0.9 टाइम्स रह गया, हाँ, तो टाइम आपका जो होगा यहाँ पर कम रहा होगा, तो ये कम हो गया, कम मल्टीप्लिकेशन, तो नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए तो मैं कह रहा हूँ टोटल टाइम कितना लग रहा होगा, तो आप कहेंगे सर जो टोटल टाइम लग रहा होगा मुझे इसमें वो पहले वाला टाइम प्लस ये वाला कर देंगे सर, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं अपन सर इसे 1.9 है ना, तो सर ये हो जाएगा 1.9 u sin थीटा बाई g के बराबर, बिल्कुल ये टाइम नया निकाल लिया मैंने, अब मुझे निकालनी है रेंज, तो सर रेंज हमने पढ़ा था सिंपल था, क्या था सर आपने पढ़ाया था जो आपकी एक्सेलरेशन की वेलोसिटी है वो तो u cos थीटा ही थी, इनटू जो टाइम आपके पास ही थी, तो वो लोग कर देंगे, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना दोस्तों, तो बस सिंपल सा x की वेलोसिटी सेम रहेगी चाहे एक्सेलरेशन वर्टिकल में कुछ भी होता रहे, बिल्कुल सही बात बोली सर ने, तो x की वेलोसिटी ली और उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, सर कर लेंगे बच्चे आप, यहाँ से सोल्व करेंगे सर, तो अपने को पूछा है उसने सिंपल सा क्या सर d डैश अपॉन d पूछा है अपन से, सिंपल सा यही पूछा है सर, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बेटा कितना
तो ये आ जाएगा आपके पास डी से सोल्व करने पर कितना आ जाएगा बेटा 0.95। क्यों करा मैंने ऐसा? क्योंकि जो नई रेंज आएगी डी डैश जो हम लिख रहे हैं उसमें ये ध्यान रखिएगा, पर ये जो लिख रहे हैं इसके साथ आपको d/2 ऐड करना है, क्योंकि मैंने हाफ पार्ट की रेंज निकाली है सर, तो प्लस d/2 और करना रहेगा सर। यहाँ आप सोल्व कर लेंगे और आसे चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपको दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन पे आ गए, देखिए सेक्शन चेंज, इंस्ट्रक्शन चेंज, इंस्ट्रक्शन चेंज, माइंडसेट चेंज, ठीक है। फुल मार्क्स +4 है सर। आ गए पेपर का सबसे गेम चेंजर कहते हैं इसको, या तो ये बना देगा या बिगाड़ देगा, जिसको हम बोलते हैं MCQ 1 और मोर देन 1 करेक्ट। जी ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे पेपर का पैटर्न, कोई सिंगल चॉइस नहीं पूछा आपकी बार आईआईटी ने, MCQs पूछे हैं जिसके अंदर फुल मार्क्स +4 और पार्शियल मार्क्स जो पहले साल जैसा आता है, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर हमें दिया गया है क्या कि एक मीडियम हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है, वो k greater than 1 दिया गया है। स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स कितना दिया गया है सर हमें, वो d डिस्टेंस दी गई है स्टार्टिंग में, और प्लेट्स हैविंग द एरिया दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन देम d दिया गया है, कैपेसिटेंस ऑफ द कनेक्टेड बैटरी विद वोल्टेज v, और एज शोन फिगर नाउ बोथ द प्लेट्स आर मूव्ड विद द डिस्टेंस ऑफ d/2। सर इनिशियल कंडीशन ये थी, बाद में क्या कर दिया इसको मूव करा के ये कंडीशन दे दी, d/2 मूव करा दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सर एक चीज देखेंगे, आपकी बैटरी बेसिक कनेक्टेड है, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल को तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए तो अब ऑप्शन आप जानते हैं, हम यूजुअली दो केसेस पढ़ते हैं, या तो कैपेसिटर आइसोलेटेड होता है, बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो ये सेकंड वाला केस है, कनेक्टेड टू अ बैटरी, आइसोलेटेड में चार्ज कांस्टेंट रहता है, एंड बैटरी से कनेक्टेड में उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो प्लेट्स का सेपरेशन भले ही चेंज कर दिया, लेकिन उसके प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ये बैक ऑफ द माइंड आपको ध्यान रहना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सर हमें पहले तो देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं सर। इन दिस प्रोसेस हमें बोला गया है फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहले तो करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेना करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। वाट लग जाती कभी मामू, गलती हो जाती है। यहाँ पर देखो सर मैं फटाफट इनको जो हमें बोला गया है वैसे अपन लिख देते हैं। पहले तो बात करता हूँ हमेशा कैपेसिटेंस हो जाएगा अपने पास, वो कितना हो जाएगा सर A∈0, मीडियम K दिया गया है तो K/D। बिल्कुल सही बात। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा सर, ये मुझे दिख रहा है स्लैब जो रखते थे ना वैसे का वैसा पार्ट बन गया। बिल्कुल सही बात है। हमारा नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा A∈0। कुछ पोर्शन के अंदर पूरे में फील्ड नहीं है, कुछ पोर्शन में फील्ड है, तो A∈D माइनस थिकनेस जितना आ जाएगा। तो D की जगह मेरे हिसाब से 2D ले लेंगे सर आप। ले लेंगे बिल्कुल सर, दोनों की डिस्टेंस कितनी है 2D है, और माइनस D कर देंगे। बिल्कुल सही है। क्या करते हैं सर T/K। जी T/K। ये तो सर सारे बच्चे जानते हैं, मेरे सबको सेटेड है दिमाग में फॉर्मूला। तो C' सर याद है, फटाफट आ जाएगा हमारे पास A∈0 K अपॉन ये 2D का D रह जाएगा, कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा आपके पास 1 + K। तो मतलब सर आपको जो C' आ चुका है ना वो कितना आ चुका है, पहले वाले का C/1 K आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आगे देखो उसने क्या बोला है सर, यहाँ पर अपन से जो बात करेंगे कैपेसिटेंस। सर मैं एक चीज और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपको टोक रहा हूँ, कैपेसिटेंस नया कम आया है। जी सर, हाँ। ये बात आपने बिल्कुल सही की है, क्योंकि C' जो है ना वो C/1 + K है, और सवाल में रखा है K1 से बड़ा है। जी तो सर। C' जो है वो C से छोटा है, मतलब कैपेसिटी कम हो गई है। मुझे नहीं पता सर ऑप्शन क्या है, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में आगे क्या लेके चलूंगा। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पढ़ के क्या चीजें ऑलरेडी बैठ चुकी हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं सर। चलिए तो ऑप्शन दिए गए हैं सर अपने को। पहला दिए गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर। ये फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा सर। अभी इसके बाद बात पे जाएंगे, पहले अपन आगे सर मुझे तो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, पहले तो वही देख लेते हैं। जी मेरे को तो जो आता है ना पहले वो दिखता है। मुझे तो सर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। कैपेसिटेंस क्या हुआ है आपसे, 1/K+1 डिक्रीज हुआ है दोस्तों, अभी बोला था। तो ये ऑप्शन तो सही मैं टिक कर देता हूं सर। आप जी सर ये तो और सोल्व करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे सर, चेंज पूछ रहा है आपसे तो डिक्रीजिंग फैक्टर पूछ रहा है, इनिशियल में तो फाइनल माइनस कर देंगे तो आपका C- C' निकाल लेंगे आप, वो डेल्टा C आ जाएगा। तो देखो सिंपल सा आपने देखा था 1/1 + K था, माइनस वाले फैक्टर से सोल्व करेंगे तो आपको जब सोल्व करेंगे तो फैक्टर कितना आ जाएगा 1/1 + K के फैक्टर में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया सर, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बोल रहा है वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज बाय द फैक्टर। समझ चुके हैं, तो चेंज ही नहीं होगा, तो ऑप्शन ये वाला गलत है। वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बैटरी वाला केस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कांस्टेंट रहेगा, तो ये गलत है। अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास बीच में पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या करी है हमने
यहाँ पर पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बड़ा ही है, बड़ा ही तो है। सर V इक्वल टू ED कंसेप्ट के हिसाब से अपन देखें कि हमारा डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज होना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। सर दिया भी शायद ऐसे ही दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रिड्यूस कर रहा है, पर सर मुझे आप बताएंगे कि आपका जो पोटेंशियली वेरी नहीं कर रहा है तो आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मीडियम पे डिपेंड करेगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही। आपका क्या हो जाएगा सर? गलत हो गया आपका सर। गलत हो चुका है। बात समझ में आ गई है? Cancel हो गया अब बचा है सर लास्ट वाला, हमसे पूछा वर्क डन बाय द इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। सर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा अपन चार्ज पे जाते हैं ना पहले तो अपन ने देखा सर बैटरी कहाँ है हमारी, बैटरी दी गई है सर, कैपेसिटर दिया गया है, तो यहाँ पर जब हम वर्क डन लिखेंगे तो वर्क डन क्या लिखेंगे सर? वर्क डन लिखेंगे सर हम जो चार्ज का चेंज आया। बात समझ में आ रही है? तो सर सिंपल सा कैपेसिटर के लिए जो वर्क डन लिखते हैं या एनर्जी लिखते हैं वो अपन क्या लिखते हैं? हाफ Q इंटू V। बिल्कुल सही तो है। हाफ Q चेंज जो आया वो लिख देंगे यहाँ पर, तो Q माइनस Q डैश इंटू V। बात समझ में आ गई है? Q कैसे निकालेंगे सर? हमारे पास कैपेसिटेंस है, बैटरी का वोल्टेज V दिया गया, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV लगा लीजिए। सर इसका तो हो जाएगा C, आपने कैपेसिटेंस था, वोल्टेज V लगाया, यहाँ का कितना हो जाएगा? यहाँ का Q डैश हो जाएगा, और Q डैश कितना हो जाएगा आपका? सर दोनों C पे डिपेंड कर रहे हैं और C K पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे पता है K पे डिपेंड करेगा ही करेगा, तो क्यों करूं इतनी कैलकुलेशन? छोड़िए सर, पेपर पूरा करना है, एक ही सवाल ढूंढना करना है। चलिए पढ़िए सर, समझ में आ गया तो मेरे को। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन जो है डज नॉट डिपेंड, डज नॉट दिया है तो इट डज डिपेंड, Depend करेगा। मतलब ये ऑप्शन गलत है, गलत गलत हो है। जाएगा। तो सर हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। बी इज करेक्ट। चलिए। चलिए सर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। देखो कैपेसिटर का था, नेक्स्ट वापस करंट इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है सर, मतलब पहले एसी आया, फिर वापस आपका कैपेसिटर पे क्वेश्चन पूछा, फिर वापस आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछा, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पार्ट जितना पूछना चाहिए था पूछ सर लिया है बच्चों सर, को करने का पूरा पूरा मौका मौका दिया दिया आईआईटी ने। ठीक है, आईआईटी ने ऐसे नहीं है कि भाई तुम ये कुछ ही नहीं कर पाओगे। हाँ चलिए देखो सर। इस क्वेश्चन में क्या करा सर, अपने को दिया गया इन द शो इन द फिगर हैविंग द 8 रेजिस्टेंस दिए गए 1 ओम के, और लेवल R1 से R8 तक सबका 1 दिया गया है, सारे रेजिस्टेंस सेम है, 2 बैटरी लगा दी है, ठीक है दो ठीक और है। 2 की ईएमएफ दे दी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी दे दी है सर, और वो नहीं ये 6 की दी है सर, और चलिए, ये वाला उसको हाँ, सही कर देते, लाल रबर जी, निकाल दीजिए। ये लीजिए सर फटाफट से, आ गया अपना, ये मैं तो लिख 6 देता वोल्ट हूं हो सर। गई और ये 12 वोल्ट हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब सारे सारे रेजिस्टेंस सेम है और मेरा दिमाग एक ही चलता है सर, जब इस तरह की डायग्राम देखते हैं कि अगर सिमेट्री दिख रही है तो देख लें एक बार, बिल्कुल। और यहाँ देखा सर हमने नीचे वाला डायग्राम सेम ऊपर वाले की तरह है, तो मतलब यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री हमारे पास सामने आ रही है, फोल्ड हो जाएगा, तो इस ये एक्सिस के पॉइंट अबाउट और ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे होंगे, सिमेट्रिक है सर्किट। भले बैटरी लगी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बैटरी अरे क्या हो गया बैटरी लगी है तो फोल्ड कर दो। जी सर, तो ये हमारे पास सर इस तरह का सर्किट दिखेगा हमें बना हुआ, और जब फोल्ड करोगे तो ये वाला रजिस्टर पैरेलल में, ये वाला और ये वाला पैरेलल में, ये वाला और ये वाला पैरेलल में हो गए, क्योंकि फोल्ड हो गया तो 1 और 1 पैरेलल में तो हाफ हो गया सर। ये तो 1/2 सीधे लिख दीजिए, 1/2 बच्चे तो कर लेंगे इसको। 1/2 और सर ये बैटरी ये 1 रह गया सर, ये 1 रह गया और ये भी 1 रह गया, 1 रह गया। तो सर इसमें एक और रीअरेंजमेंट कर लेते हैं ना, इस रजिस्टर को आगे बैटरी को पीछे ले जाते हैं, जैसे रजिस्टर आएगा वो इसके साथ सीरीज में, और ये इनको इसके भी- साथ हो ये इसके साथ सीरीज में। तो सर मैं आपको माफी चाहता हूँ, मैं फटाफट कर देता हूँ, मुझे रुका नहीं जा रहा, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये 3/2 ओम हो गया, ये 3/2 ओम हो गया सर, ये बीच सर वाला तो 1/2 1/2 रहा मेरा, 6 और वोल्ट। एक बैटरी मुझे यहाँ पर दिख रही है 6 वोल्ट की 6 वोल्ट की, और सर एक बैटरी, टर्मिनल्स का ध्यान रखूंगा नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, ये 12 वोल्ट की। ठीक है जी सर, उत्सुकता की अति खतरनाक हो सकती है, ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब तो सर बड़ा सिंपल है, तो सर इसको मैं कहूंगा कि सर अपन इसको बैटरी वाला ईएमएफ से निकाल लेते हैं फटाफट डायरेक्ट। बिल्कुल कर सकते हैं सर। इफेक्टिव जो निकालते हैं अपन क्या करते हैं सर, जो 2 बैटरी पैरेलल में लगी हुई थी तो E2R1 प्लस R2 बिल्कुल मान सकते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे दोनों की जो बैटरी के डायरेक्शन से वो कैसी आ रही है, दोनों की सेम डायरेक्शन में आ रही है। सर कह रहे हैं कि ये जो इधर वाला पोर्शन है है, और ये ये इधर वाला। वाला जो पोर्शन बैटरी रजिस्टर को तो पैरेलल मान लेते हैं, पैरेलल मानते ही खट से आपके पास एक बैटरी एक रजिस्टर आ जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट आपको फट से करंट मिल जाएगा बीच वाले में से। तो जी सर, और बैटरी की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, इसकी तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगी, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगी। बिल्कुल सही, तो यहाँ बिल्कुल। पर E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 से आपका क्या आ जाएगा, आपके पास E इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है सर, तो इफेक्टिव निकाल लेंगे। जी सर, और इस ई इफेक्टिव को जब निकालोगे ना सर, आप देखो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल सोल्व करते हैं आपके पास 3 वोल्ट आ जाएगा था। क्यों? क्योंकि ई इफेक्टिव आप कह रहे हैं कि मेरे पास
3 वोल्ट आ जाएगा 3 वोल्ट आएगा। और सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बता देते सर, अगर आपने सॉल्व किया हुआ है। भी आ जाएगा सर अपने पास यहाँ पर 3/2 है, इसका आधा हो जाएगा सर 3/4 प्लस 3/4 हो जाएगा 3/4 ओम आ जाएगा सर। हाँ ठीक है, इन दोनों को इन दोनों का प्लस 1/2 और कर देंगे ताकि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाए। तो भैया थोड़ी सी कैलकुलेशन माफी, तो सर सोल्व करने पर आपके तो ये 5/4 आएगा क्या सर? 5/4 ओम आएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल करेक्ट है सर। तो मैं सर कहता हूँ कि नेक्स्ट डायग्राम अपन बनाएंगे, इसी पे कर दें। हाँ कर दीजिए सर, बच्चे समझ लेंगे। यहाँ पर करंट आ चुकी है सर हमारे पास। अब क्या बैटरी का ईएमएफ आ गया, पूरे सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लिया है अपन ने। ये सर एक रेजिस्टेंस रह गया है और एक बैटरी रह गई है। और ये तो कितना आ गया था सर 5/4 और ये आ गया था अपना 3 वोल्ट। तो सर सिंपल सी करंट निकाल ली है हमने और ये करंट आ जाएगी सर हमारे पास कितनी 3/5/4 12/5। चलिए तो ये आ गई। रास्ता दिखाना काम है, मंजिल पहुंचना उसका काम है। ठीक है, हमने रास्ता दिखा दिया, अब इसके आगे घोड़ा खुद दौड़ाओ और मंजिल तक पहुंच के बताओ। चलिए सर बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो सर अपने पास करंट आ गई ना, अब सिंपल सा क्या है, देखो फोल्डिंग करी थी वैसे खोल भी लेंगे। तो पहले तो मैं कह रहा हूँ आपके पास 12/5 करंट आ रही है, तो ये किसमें सर, इसको जो आपने आधा किया था हाँ। आधी आधी दोनों में जानी चाहिए। तो बिल्कुल, अरे दिमाग की बत्ती जली कि वो करंट जो आया वो आधा ऊपर गया होगा, आधा नीचे गया होगा। तो जो करंट तो आधा डिवाइड कर देंगे सर। इसमें जो करंट जाएगा वो 6/5 हो जाएगा सर, और नीचे भी 6/5 जा रहा होगा सर। चलिए अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये आपको चीज समझ में आ गई है। तो फिर मैं सिंपल सा क्या कहूँ, आपने ये सर्किट क्यों बना रखे सर, अपन ने जब बना रखे तो सिंपल सा सोल्व कर सकते हैं। तो इस ब्रांच में जाने वाली करंट भी निकाल लोगे, मतलब ये अगर आपको पता है। मैं अगर कहूँ सबसे सिंपल क्या रहेगा, आप इसको करंट I1 मान लीजिएगा और इसमें जाने वाली करंट I2 मान लेते हैं सर। बच्चों को थोड़ा सिंपल हो जाएगा। और जो ये I1 + I2 कितना हो जाएगा अपना 12/5। सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपसे, हाँ ये 12/5 इधर आ रहा है तो ये आधा आधा ही तो बटाओगा ना इधर इधर भी। जी सर, पर बैटरी का जो वोल्टेज दिया गया है अपने को उसके हिसाब से भी देखेंगे अपन। तो देखो रेजिस्टेंस तो सेम है ना। अच्छा। तो करंट अलग अलग आ जाएगी गलती और हो करंट सकती है। हो सकती है। तो गलती इस हो क्वेश्चन में मैं सकती अगर है। आपसे कहूँ कैलकुलेशन सारी थी सर, इसमें मेनली कैलकुलेशन थी। मैं आपसे कह रहे हैं, हम लोग कैलकुलेशन से डरिए नहीं, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, पेन चलाइए, आलस नहीं करना है। तो तो वरना आईटी आपके लिए जगह नहीं है भैया। तो सिंपल सा कुछ मत करिएगा आप, तो दोनों में एक बार इसमें I1 करंट मान लो, इसमें I2 मान लीजिए। अब सिंपल लूप लगा लीजिएगा, दोनों लूप के अंदर आपकी जो I1 I2 करंट है उन दोनों में रिलेशन आ जाएगा, दोनों को सोल्व करिएगा। चलिए सर यहाँ से I1 I2 निकल जाएगी। बिल्कुल। अब बच्चों आपके पास I1 I2 आने के बाद यहाँ वाली करंट आ चुकी है I1 और यहाँ की करंट आ चुकी है I2। जो भी ये डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी आपके पास, जो भी होगी पॉजिटिव होगी तो हम करेक्ट चल रहे हैं, बाकी अगर ऑपोजिट आ रही है तो नेगेटिव आ जाएगी। सोल्व करने के बाद आपकी करंट आ रही है, मुझे बताओ क्या आपने इसको फोल्डिंग ही तो किया था ना, तो बस इसको क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करना है। तो इस I1 करंट को यहाँ पर करंट डिवीजन रूल के थ्रू इसमें भी डिवाइड कर दोगे और इसमें नीचे भी डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेशन काफी है, अगर मैं कराने लगूं तो पूरा सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, 5 से 7 मिनट। बच्चा इतना कंफर्टेबल हो जाता है, कॉन्सेप्ट पकड़ ले तो तो सर यहाँ खुद से सॉल्व जब कर ये लेगा। पूरा पार्ट सोल्व करेगा तो मैं बताऊं आपको, R1 के अंदर करंट पूछी थी, मैंने आपको कांसेप्ट बताई दिया कि हमने फोल्डिंग को ओपन कर दिया था और करंट डिवीजन कर दिया था। और सेम ऐसे के ऐसे R2 के अंदर भी करंट निकालनी है, सेम कांसेप्ट लगाया। तो बस बेटा आप जब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आप देखते हैं कि आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। मतलब देखो चारों चेक करने पड़ेंगे, मल्टीपल करेक्ट। तो अगर आपको मान लो ये एंड में कर रहे हो और इफ यू नॉट कंफर्टेबल इन चेक, तो जितना आ रहा उतना कर लेना। बाकी बुरी है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, ये जरूर बताता अति बुरी है। जरूरत से ज्यादा पाने के चक्कर में ऐसे नहीं है कि जो मिल रहा था वो भी चला गया जी, का नहीं मारना है मल्टीपल करेक्ट में। तो बेटा आपने देख लिया है, मैंने सारे मार्क कर दिए थे पहले ही आपको जिन जिन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ से सोल्व हो जाएगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट करते हैं अपन मल्टीपल। कोई मल्टीपल अपना पार्ट कंप्लीट हो चुका है अभी। इसमें अपने को दिया गया है नेक्स्ट एक और मल्टीपल क्वेश्चन है ये सर, इस पेपर का सबसे बढ़िया सवाल कह सकता हूं मुझे। मतलब इसको करके आत्मा तृप्त हो गई, थोड़ी देर विचलित रही क्यों भाई क्या है, लेकिन उसके बाद जब हुआ ना क्वेश्चन तृप्त हो गई। ये क्वेश्चन नॉर्मल स्टूडेंट के लिए करने के लिए नहीं था, पहले कह दूं पेपर में नहीं था। ठीक है, पेपर के बाद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन को करना सीखना, बट पेपर में वो वेरी फ्यू, ठीक है, जो सब एम करते हैं उनके लिए था। बट अगेन ये एंड में करने वाले क्वेश्चंस में या नहीं करने वाले क्वेश्चन में था, और ज्यादातर जितने भी लोग हैं इसका सोल्यूशन गलत दे रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जहां तक हमारे बस का है सही करें, कुछ फिर भी भूल चूक हो जाए तो माफी, बट कॉन्सेप्ट हम सही लगाएंगे। चलिए देखिए सर, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस ट्यूब में, इस फनल में बेसिकली अभी तक फ्लूइड में हम बात करते थे या गैस यूज किया है इन्होंने। ठीक है, आइडल गैस यूज किया है। आइडल गैस के लिए हम कुछ और चले ना चले, आइडल गैस इक्वेशन तो यूज कर ही सकते हैं।
चलिए, तो यहां से एक गैस एंटर कर रही है जी सर, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, क्रॉस सेक्शन a1, यहाँ पे डेंसिटी ρ1, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर p1, यहाँ से जब निकल रहा होगा तो मान लेते हैं सर वेलोसिटी v2, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो लिखनी पड़ेंगी। डेंसिटी मान लेते हैं ρ2 हो गई है, क्योंकि उसने एक, हम जब ऑप्शन देखेंगे तो डेंसिटी की वेरिएशन की बात करें, इट्स नॉट फ्लूइड, ठीक है। हम आइडियल फ्लूइड पढ़ते हैं तो आइडियल फ्लूइड मान के चलते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है, उसकी डेंसिटी वेरी नहीं करती है, बट ये गैस है, इसकी डेंसिटी वेरी कर सकती है, ठीक है। पढ़ाते हैं बर्नौली थ्योरम तो अपन बोल देते हैं हाँ हाँ, ध्यान रखिएगा आपकी डेंसिटी वेरिएशन को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कैसे ध्यान में रखना है। कि डेंसिटी वेरिएशन का जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें भी ये चीज हम नोट करवाते हैं, याद रखें। मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर T1 है गैस का, यहाँ पे प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है, जो जो पता है वो लिखते जाते हैं। अब फ्लूइड में सर हम वॉल्यूम कंजर्वेशन करते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हुए, जितना वॉल्यूम एंटरिंग उतना वॉल्यूम लीविंग, तो वो यहाँ पर ना लगाते हुए हम मास कंजर्वेशन करेंगे कि जिस रेट से मास एंटर कर रहा है उसी रेट से वो बाहर निकल रहा है। तो dm/dt दोनों एंड पे सेम करेंगे, तो dm/dt अगर आप लिखो तो उसको आप रो AV लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है तो एंटरिंग पॉइंट पे लिख देंगे ρ1 A1 V1। जी सर। अब देखिए, मुझे इनिशियल डेंसिटी पता है, क्योंकि चीजें बहुत सारी निकालनी है तो कैलकुलेशन देखते जाएंगे। मुझे वॉल्यूम डेंसिटी के साथ साथ मास के फ्लो रेट दे रखा है, ठीक है। A1 दे रखा है, मतलब आई नो द वैल्यू ऑफ ρ1, आई नो द वैल्यू ऑफ A1, आई नो द वैल्यू ऑफ dm/dt। तो सबसे पहले सर इससे मुझे V1 मिलेगा, ठीक है। यहां से मैं V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, जी सर। ठीक है। V1 की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो ρ1 की वैल्यू पता है कितनी है, 0.2, 0.2 दी गई है, A1 की वैल्यू 0.1, और ठीक है। V1 निकालना है और ये है 0.8, दिया हुआ है, ठीक हटा 2 से कट गया 4, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैंने V1 की वैल्यू निकाल ली, वो 40 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई, ठीक है सर। अब यहां पर ये जब फ्लो कर रहा है तो मुझे बोला कंटेनर जो है वो इंसुलेटेड है, हीट इंसुलेटेड। सेम इस वर्ड को पेपर 2 में भी यूज किया है, और बट इसने यहां क्लियरली लिख दिया है कि इसको हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन मान सकते हैं। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन गामा दे दिया 2 है, जी सर। ठीक है। तो हम जब यहां और यहां के प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, क्योंकि टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम तो डिफाइन नहीं कर पाऊंगा एंटरिंग लीविंग का, तो मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं कि P1 T1 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P2 T2 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। आई होप ये सबको आती होगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन की फॉर्मूले जब हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम सब लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां से हमें P1 पता लग गया, यस सर। हमें P2 पता लग चुका। P2 हम यहां से निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अपर एंड और लोअर एंड दोनों पे टेम्परेचर दे रखा है, गामा की वैल्यू दे रखी है। जी सर। तो P1 की वैल्यू सर फटाफट कर लेते हैं, ये 600 आएगा। T1 की वैल्यू T1 की वैल्यू आपको दी गई है सर 300 और गामा अपॉन 1 माइनस गामा -1 बनेगा, देखिए क्योंकि गामा 2 है, -2 बनेगा सर, ठीक है। इज इक्वल टू P2 जो कि मुझे निकालना है, टेम्परेचर दिया गया है 150, इसकी पावर बनेगा -2। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आप P2 की वैल्यू सर 600 अपॉन 300 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 150 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, कट जाएगा तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 150 किलो पास्कल, ठीक है सर। प्रेशर हमने फाइंड किया, ठीक है। यूनिट चेक कर लीजिएगा सर, पास्कल है कि किलो पास्कल है? पास्कल है सर। पास्कल है तो हम इसको पास्कल में ही ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे वरना दिक्कत है। दिक्कत है। P2 मिल गया, जी सर। यहाँ का प्रेशर मिल चुका है, जी सर। ठीक है। ये स्पीड मिल चुकी है, अब ये स्पीड नहीं मिली है। T2 मुझे पता है, यहाँ का T1 पता है, P1 पता है, ठीक है। ये ρ2 भी अभी मुझे नहीं पता है। अब ρ2 कैसे निकालूं? देखो, सिंस ये एक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन या तो हम PV इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं, जी सर। या अब क्योंकि वॉल्यूम डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा तो केमिस्ट्री में बच्चों को सिखाते हैं कि PM इज इक्वल टू ρRT, ठीक है। वो रो की जगह D यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो DRT भी लिख देते हैं, बट कोई बात नहीं, हम कोई भी लिख सकते हैं। हम PM क्योंकि रो में चल रहे हैं तो PM इज इक्वल टू ρRT लिख सकते हैं। तो यहां से रो की वैल्यू अगर आप देखो तो हम PM अपॉन RT लिख सकते हैं।
m मॉलिक्यूलर वेट है विच इज कांस्टेंट। तो अगर आप ρ1 बाय ρ2 का रेशियो निकालना चाहो तो वो P1 T2 अपॉन P2 T1 बन जाएगा। चलिए देखते जाओ। तो मुझे ρ2 चाहिए, ρ2 चाहिए तो वो क्या आ जाएगा सर, ρ1 P2 T1 अपॉन P1 T2। अब देखो क्या मुझे ρ1 पता है? जी सर। क्या मुझे ρ1 पता है? जी सर, क्या 0.2 0.2। क्या मुझे P2 पता है? 150। क्या मुझे T1 पता है? जी सर। बताते जाइए सर। 300 केल्विन। 300 केल्विन है सर अपने पास। चलिए 300 केल्विन अपॉन P1 अपना स्टार्टिंग का प्रेशर है वो दिया गया है 600 और टेंपरेचर लास्ट T2 दे रखा 150। तो देखिए क्या क्या कटता जा रहा है, 150 से 150 कट गया, ये इससे कट गया 2, ये इससे कट गया 0.1। तो ये ρ2 मिल गया है 0.1, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। मैं यूनिट्स भी चेक कर लूं, हम कोई यूनिट सिस्टम गलत ना यूज कर लें, आगे दिक्कत आ जाए। तो ये 0.1 kg पर मीटर पर सेकंड आ चुका है। तो देखिए मुझे ρ1 मिल चुका है। जी सर। अब इस ρ1 मिल चुका है, ρ2 मिल चुका है। अब इस ρ2 का फायदा क्या उठाऊंगा, ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा सा और लिख देता हूं कि मैं इनपुट और आउटपुट पर फ्लो, जो मास फ्लो रेट है उसको इक्वेट कर लूंगा। ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करते टाइम पे बोला है, ध्यान हाँ, रखिएगा, हाँ। अगर डेंसिटी वेरी कर रही है तो इसी चीज को यूज करना है। बहुत ही बढ़िया सर, आप ये सब बातें डिस्कस करते हो बच्चों के साथ। तो जो बच्चे आपसे पढ़ते हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर इन पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं, गौर नहीं करते हैं। बच्चों को ये रहता है कि बस हाँ एक ही फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसी बिल्कुल हो सकता है डेंसिटी वेरी कर रही हो, तो ये ध्यान रखें मास का फ्लो इक्वेट करें, ना कि वॉल्यूम का हर केस में। जी सर। ρ1 A1, अब यहां से सर V2 मिल जाएगा। जी सर। फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं सर। ρ1 दिया गया है आपको 0.2 ρ1 दिया है 0.2, और मास एरिया दिया गया है आपको 0.1 0.1 और वॉल्यूम V1 हम निकाल चुके हैं 40, V1 स्पीड है सर। ρ2 दिया गया है 0.1 निकाल लिया अपन ने। 0.1 एरिया A2 अपने को सर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 0.4 और सेम ऐसे के साथ हमें V2 फाइंड V2 निकल जाएगा। कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए कितनी फाइन कैलकुलेशन है, 0.1 से 0.1 कट गया, आउट हो गया सर, ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया ठीक है। और इस 4 से 10 ये काट दीजिए, 10 बचेगा, तो यहाँ पर बच गया V2 की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आ गई। जी सर। तो लिक्विड एंटर कर रहा है कितनी स्पीड से, 40 से, जी सर। और निकल और लीव कर रहा है 20 मीटर पर 20 मीटर पर सेकंड से। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं सर। जी सर। ऑप्शन दिए गए वेलोसिटी ऑफ द गैस एट द लोअर एंड ऑफ द चिमनी इज 40 बिल्कुल करेक्ट एंड अपर एंड इज 20। बी ऑप्शन सही हो गया। प्रेशर ऑफ द गैस एट द अपर एंड इज 300 पास्कल, नहीं अपना तो 150 आया था, तो ये गलत हो गया, प्रेशर वेरी भी कराया आपने, ठीक है, गलत हो गया। ये राइट। अब डेंसिटी ऑफ द अपर एंड अपने निकाली थी, जी सर। ये भी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, 0.5। अब इसमें आखिरी जो पार्ट है वो हाइट ऑफ द चिमनी कैसे निकाले। अब ये भी अगेन एक बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे निकालें हाइट। सर नेक्स्ट पेज पे ले लीजिए। जी सर। तो यहां और यहां के बीच में सबको समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, मतलब लगाना तो बर्नौली है, बट बर्नौली मतलब एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है, बस पर यूनिट वॉल्यूम कंजर्व कर रहे होते हैं एनर्जी। लिख दिया था इस चक्कर में, G = 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल 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 दिया है सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उसने इग्नोर कर दिया। अब आप जब बर्नौली लिखते हो यूजुअली, तो इसमें दो चीजें हैं, आप एक तो प्रेशर एनर्जी लिखते हो, एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का टर्म लिखते हो, मतलब एक टर्म लिखते हो ρgh का, जी सर। और एक टर्म लिखते हो हाफ रो वी स्क्वायर का, करेक्ट है सर। और इसके सम को कांस्टेंट कर देते हो। जी सर। ये लिखते वक्त आप ये मान करके चलते हो कि गैस की या जो फ्लूइड है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल सर। बट यहाँ पर जो गैस, क्योंकि इट इज अ गैस, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो इसीलिए आपको एक और टर्म लिखना चाहिए विच इज NCVT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो एनर्जी चेंज है, ये इंटरनल एनर्जी का टर्म है, ठीक है, ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी का टर्म है, और मुझे वहां पे भी लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों तरफ ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान देना ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां पर जब आप इसको लिखोगे तो मैं सबसे पहले इस टर्म को देख लेता हूं, ये क्या बनने वाला है। तो सर एक बार बैक स्लाइड पे लेके चलिए ना, गैस के बारे में बात कीजिए। गैस का गामा दे रखा है 2 है, 2 दिया हुआ है। जी
ठीक है, चलिए आगे लेकर के चलिए सर वापस से। तो अब मैं n CVT अपॉन V की वैल्यू बोलता हूं, नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, CV की जगह R अपॉन गामा -1, गामा इज 2 इंटू टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम। अब सर देखो यहाँ पे ये जो मास अपॉन वॉल्यूम का टर्म है ये तो डेंसिटी हो गया, तो ये रो RT M हो गया। सर पीछे लेके चलना, देखिए सर इधर आ जाओ सर। सर यहां से देखो PM इज इक्वल टू रो RT है, मतलब यहां से आप लिख सकते हो कि रो RT बाय M को मैं P ही लिख सकता हूं। सर आगे लेके चलना, मतलब इसकी जगह प्रेशर ही लिख सकते हैं, मतलब ये कन्वर्ट हो गया प्रेशर में, मतलब हाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे ज्यादा यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों ने किया है जिनको मैं बधाई देता हूं, ठीक है, बट बहुत सारे लोग इसको मिस आउट कर गए। तो बेसिकली फर्क क्या पड़ गया, यहाँ पे P की जगह अब 2P बन चुका है। तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी 2P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये चेंज हो गया बर्नौली में, एक प्रेशर एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है कारण इस टर्म के कारण। तो अब इस इक्वेशन को लगाऊंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा 2P1 प्लस इनिशियली अगर मैं मान लेता हूं ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, प्लस हाफ V1 स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा नीचे और ऊपर डेंसिटी भी अलग अलग है, तो यहाँ पे हाफ रो 1 V1 स्क्वायर आएगा, ऊपर गए तो 2P2 प्लस रो GH अब यहाँ पर आ जाएगा रो, अब यहाँ पर रो ऊपर का लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो ये रो 2 बनेगा यहाँ पे जी सर, रो 2 GH प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, और रो की जगह अगेन यहाँ पे रो 2 आएगा। बस यही चीज यहाँ पर थी जो इनको ध्यान रखना था। बिल्कुल यही सबसे इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। एक आपको इंटरएनर्जी का टर्म यूज करना और दोनों तरफ डेंसिटी अलग अलग है, उसको कैसे एनकाउंटर करना है। अब देखिए सर P1 निकाला पता था अपने को, P2 निकाला था अपन ने, रो 1 अपन ने निकाल चुके, V1 अपन निकाल चुके, रो 2 अपन निकाल चुके, रो 2 निकाल चुके, V2 निकाल चुके, H निकालना है। सिंपल सर, इसको ले जाएंगे उधर, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ H। सर कितना आ रहा होगा ये? ठीक है, ये लगभग सर थोड़ा पीछे चलते चलिए, 2 मिनट लगेंगे, कैलकुलेशन भी कर ही लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको सर रबर दीजिए, इसको साफ कर लेते हैं। जी सर, ये लीजिए ऊपर वाला ना, इरेजर। ठीक है, पेन दीजिए सर, दूसरा कलर बदल दीजिए बच्चों के लिए, ये लीजिए सर, आप ग्रीन कर लेते हैं। तो 2P1 की वैल्यू 600 थी जी सर, प्लस हाफ रो 1 कितना था 0.2, जी सर, V1 अपन ने निकाला था 40 था जी सर, ये होता है जवान लोगों के साथ होने का फायदा है, मेमोरी उनकी ज्यादा होती है। 2 इंटू P2 150 था सर, मेरी भी ठीक ठाक है। रो 2 की वैल्यू जो हमारा पॉइंट 0.1 आया था, G10 ले लेते हैं, H निकालना है, ठीक है, प्लस हाफ रो 2 की जगह 0.1 और V2 की वैल्यू क्या आई थी सर 20 आई थी सर। चलिए आपको याद है यार, बढ़िया। तो ये हो गया कितना सर 1200 प्लस, ठीक है, ये कितना बन रहा है सर टर्म 0.1, ये हो गया 40 ना, सॉरी 1600 आएगा, 1600 इंटू 0.1, तो ये 160 हो गया सर। ठीक है, ये 160 हो गया सर टर्म। उस तरफ गया सर ये 300 प्लस H रह जाएगा सर ये तो, और इसको सॉल्व करेंगे तो 400 अपॉन 200 200 इंटू 0.1 20 हो गया सर। तो सबको इधर ले आते हैं, ठीक है, 300 माइनस 1200 ये हो गया कितना 900 प्लस 140, ठीक है, तो सर H की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी प्लस 140, तो ये आ जाएगा सर मतलब 900 से ज्यादा ही आएगा। हाँ 1 नहीं तो ये 1040 आ गया ना सर। जी सर, ठीक है सर, चेक कर लीजिए मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी है। बिल्कुल करेक्ट है, 1200 इधर है अपने पास 160 है, 300 इक्वल टू। ठीक है, अब अगर यहां पर कैलकुलेशन में आप ट्वाइस का फैक्टर नहीं लेते जी सर, तो ये 600 रहता सर, जी सर, ये 150 रहता सर, जी सर, ठीक है, तो 600 माइनस 150 450 प्लस 140, ठीक है सर, ये 590 आ जाता। वो ऑप्शन ने दिया और बहुत सारे लोगों ने आंसर में भी दिया है, और बहुत सारे बच्चों ने भी किया है जो कि अच्छा सॉल्व कर रहे थे, उन्होंने भी ये किया है।
ठीक है, ऑप्शन देखेंगे सर ये रहा 590, लेकिन ये गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है समझ में आया आपको सर? तो सर जोरदार है सवाल, तो मजा आ गया इसको करके। जी सर, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ सर ये क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसा दिया गया इसमें फ्लूइड भी पूरा पूछ लिया गया, हीट वाला पार्ट भी कवर कर लिया उसने। मतलब इस क्वेश्चन को देख के हमने, देखो हम हमेशा पढ़ाते हैं जब ये चीज को कहा जाता है कि आप जब भी फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड बहुत सिंपल चैप्टर है, चलो देखो सर, पर उसको अप्लाई कैसे करना है बस ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। फ्लूइड का एप्लीकेशन खतरनाक है, फ्लूइड ये चीज बहुत अच्छी थी, तो कुछ भी करवा सकता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सर, लास्ट मल्टीपल बचा है अपना एक और, तो वो भी अपन कंप्लीट कर ही देते हैं। देखिए क्या बोला गया है अपन से कि 3 प्लेन मिरर दिए गए हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं वो सर एक, और हमसे बोला गया विद ईच साइड लेंथ l दी गई है, देयर इज अ स्मॉल होल एट अ डिस्टेंस l इज इक्वल टू 0। ये l दिया गया है आपको ग्रेटर देन 0 दिया गया है, मतलब आप यहां से किसी डिस्टेंस पर एक होल दें, और आपसे बोला गया फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर शो इज फिगर अ रेज पासेस थ्रू द होल एट एंगल ऑफ थीटा, थीटा पे एंटर कर रही है, देन कम आउट the same hole, the cross section area of the mirror of the configuration, the ray of light lie in the same plane। जो मिरर दिए गए हैं उस पर इस तरह से लाइट इसी प्लेन में आ रही है सर। देखिए इधर क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन को जब आपको दिया गया एग्जाम में तो आपको सिंपल सा दिया गया लाइट एंटर कर रही है थीटा एंगल पर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, ये अपना डाटा दिया गया है बहुत सिंपल तरीके से। अब देखो प्लेन मिरर का जब क्वेश्चन दिया गया है आपको और ऑप्शन क्या बोले गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला गया द लाइट रे विल कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर लाइट बाहर आ जाती है वापस उसी होल से तो थीटा 30 डिग्री जो होना चाहिए उस पर ऐसा पॉसिबल है क्या। और दूसरा बोला गया है कि वो एल जो होना चाहिए 0 से एल के बीच में होना चाहिए, जो कैपिटल एल था। तो देखो सिंपल था, जब इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर रहे हैं ना तो सिंपल सा क्या करना है आपको, जो बोल रहा है उसी कंडीशन को अप्लाई करके देख लेते हैं। पहले तो सर आपको दिया गया क्या है, आपको दिया गया है बेटा, एक सेकंड, जैसे आपको दिया गया है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे प्लेन मिरर दिए गए हैं, यहां से लाइट एंटर कर रही है थीटा एंगल पर। मुझे आप बताओ जब ये लाइट एंटर कर रही होगी और आपसे बोला गया एंगल थीटा जो दिया गया है ये थीटा है, तो यहां से लाइट सीधी जाएगी और यहां पर क्या होगा सर, इस सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं जानता हूं कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहा होगा, और ये थीटा है तो सर मुझे तो ये पक्का पता है सर यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं जा रही होगी। अब अगर ये देखा जाए ये एंगल थीटा है सर और ये हमारा 60 डिग्री है, तो पक्का हो गया कि सर ये बचा हुआ एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो 120 और थीटा माइनस, मतलब ये एंगल जो बचा आपका ये कितना आ गया सर, ये आ गया 120 माइनस थीटा। अब एक बात समझिएगा, अगर ये 120 माइनस थीटा है और जब लाइट इंसिडेंट हो रही है इस प्लेन सरफेस पर, तो सर यहां हमने नॉर्मल बना लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेते हैं। तो मेरा सर ये आई एंगल कितना आ रहा है, मेरा ये आई एंगल आ रहा है कितना सर 90 में से इस 120 माइनस थीटा को माइनस कर दीजिए, तो 90 माइनस 120 माइनस थीटा। सोल्व किया सर तो यहां से कितना आ जाएगा सर हमारे पास 30 प्लस थीटा, ये इंसिडेंट एंगल है सर। ठीक है, सॉरी सर एक मिनट देख लीजिएगा, कोई गलती तो नहीं की है ना अपने यहां पर। 90 माइनस 120, एक सेकंड सर, अपने पास आ रहा है 60 प्लस थीटा प्लस जो एंगल अपने को निकालना है x इज इक्वल टू 180। तो यहां से x तो आ गया अपने पास कितना 120 माइनस थीटा, करेक्ट लिखा है सर अपन ने। चलिए, और ये i हमारे पास कितना है, ये i निकालना है तो सर 90 में से माइनस कर दिया मैंने 120 माइनस थीटा, तो ये आ रहा है हमारे पास थीटा माइनस 30। चलिए तो सर यहाँ पर थीटा माइनस 30 लिख देता हूँ। चलिए अब देखो सर अपने को क्या बोला उसने, पहला अपन को इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि ऑप्शंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। इसने पहला ऑप्शन यही बोल दिया सर कि अगर आपका एंगल थीटा 30 डिग्री हो जाए, तो अगर मैं यहाँ थीटा 30 पुट कर दूंगा तो आपका आई कितना हो गया 0, और अगर लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है मतलब नॉर्मली इंसिडेंट होगी, तो जिस एंगल इंसिडेंस 0 है तो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी, मतलब बाहर आ जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा, इसमें तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे क्या बोला उसने बोला अगर आपका L इज इक्वल टू L/2 कर दें देन द रे विल लाइट कम आउट, जब भी लाइट बाहर आ रही है 2 रिफ्लेक्शन के साथ। देख लेते हैं एक बार सर L/2 पे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इसके बीच में चले जाना है। तो सर एक तो ये तो बहुत सिंपल कर दिया है इसने, क्या अगर मैं लाइट आपके सामने देखो सर यहां पर इंसिडेंट करा रहा हूं मिड पॉइंट से, तो क्या आप बताइए सर यहां से जो लाइट जा रही होगी और एंगल उसने अभी कुछ नहीं बोला अपन से, तो मैं मानता हूं लाइट यहां से इस तरह से गई होगी किसी एंगल पर और रिफ्लेक्शन होगा, तो सर पक्का ये एंगल 60 डिग्री दिया है आपने, मिडिल पॉइंट से है, तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे सर तो मैं देखूंगा कुछ इस तरह का पाथ फॉलो कर रही होगी सिमेट्री के हिसाब से। 60 सर वो बोला कोई भी एक एंगल 60 ले लो ना, 60 ले लेते हैं ना, 60 लेते हैं कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो आप देख सकते हो कि ये 60 30, तो ये वापस से ऐसे ही वापस आ जाएगी इस पाथ पे।
मतलब ऐसा हो पा रहा है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड बोला है सर, द लाइट रे विल नेवर कम आउट फ्रॉम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो गलती हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे L इक्वल टू L/3। जितना आप इधर आएंगे तो आपका एंगल थीटा बढ़ाने पर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, तो उससे आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो नेक्स्ट क्या बोला गया, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और 6 रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। अब अपने को L जो दिया गया है वो L/2 से कम दे रहा है सर, मतलब वही L/2 से कम दे रहा है, पर इस बार उसने क्या बोला कि अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे दें तो क्या होगा। तो देखो सर, इसका एक डायग्राम बड़ा अच्छा बनेगा, आप खुद देखेंगे। देखो जैसे मैंने यहां पर बनाया, नेक्स्ट पेज करिए सर। हाँ, तो देखो मैंने सर यहां पर क्या किया, ये इस तरीके से, सर एक मिनट, पेन सेलेक्ट करेंगे अपन व्हाइट वाला, ये आपको प्रिज्म दिया गया था, ठीक है सर। अब अपन यहां पर करते हैं लाइट को, जैसा उसने बोला वैसा का वैसा कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। उसने कहा सर आप डिस्टेंस थोड़ी दूर रखिए, मतलब पास में रखिएगा L/3 पर, L/3 से स्मॉल पे बोला है उसने ना, यहां से एंटर कराएंगे अपन। तो उसने बोला कि एक बार देखिए इधर, ये आपको बोला गया उसने 0 L/2 से कम पे, सॉरी L/2 से कम रखना है और 60 डिग्री पे रखना है, मतलब एंगल उसने अपने को दिया है। तो सर ये कोई भी ले सकते हो, तो एंगल कहीं पे भी ले सकते हैं। अब एंगल अपने को दिया है 60 डिग्री, तो सर यहां से जो लाइट होगी आप देखेंगे इस तरह से कुछ जा रही होगी, बिल्कुल 60 डिग्री पर, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, वही मैंने बताया था, ये 60 तो ये 60 सारा वही कंसेप्ट चलेगा। तो सर ये 60 है तो ये भी 60 आएगा, ये 30 आएगा तो जाएगी 60 पर, ये 60 दिया है तो यहां से वापस रिफ्लेक्शन होगा, छोटा इक्विलेटरल, हाँ, तो छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। पर सर इस बार क्या होगा, पहले वाले में तो बीच में से था, इस बार थोड़ा क्या है सर, इसने साइड से कर दिया है, तो ये यहाँ से टकराते क्या होगी, इधर जाएगी, वापस फिर यहाँ से टकराएगी, फिर यहाँ से टकरा के वापिस जाएगी। तो मतलब सर यहाँ से ये वापिस जाएगी और फिर वापिस टकराएगी, फिर वापिस जाएगी। मतलब सर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन देखें आप इस तरह से करते हुए फाइनली बाहर, क्योंकि सिमेट्री है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि दिख रहे हैं सर मेरे को। तो बात तो सर यहाँ से काउंट करूंगा तो 1 2 3 3 4 और 4 और ये 5, इसको तो रिफ्लेक्शन बोलेंगे नहीं, तो 6 नहीं हो पाए, 5 ही रह गए। जी सर, ऑप्शन में क्या दिया है आपने को, उसने 6 बोले सर, 6 बोले हैं सर, 6 नहीं हो रहे, 5 ही हो रहे, इसलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों चलिए। गलत हो गए। इससे हाँ, आप सर, इससे आप एक बार सर भी वापस एक्सप्लेन कर पा रहे हो। जी सर, पर इसमें एक बार अपन देखते हैं कि अपन ने जो कंडीशंस लिए उसमें सारे ये लिए, ठीक है, कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, L/3 छोटा ही होता है L/2 से। जी सर। सर इससे ना आप जो थर्ड ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहे थे वो भी हो गया, वो जी बोला सर। कि L/3 लोगे तो बाहर नहीं आएगी, आ रही है भैया, भाई यार आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, इसका मतलब ठीक है, करेक्ट है। चलिए सर, चलिए, तो सर अब देखो अपन आगे जो मल्टीपल्स में अपना अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है सर अपने को 6 चार्ज पार्टिकल्स गिवन है और रेगुलर हेक्सागन के सराउंडिंग में रखे हुए हैं कुछ डिस्टेंस पर, और हमसे क्या बोला गया है सर, जो सेंटर उसकी डिस्टेंस बराबर दी गई है, यही क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। रिमेनिंग वन है, बस ये बोला गया है सर यहाँ पे कि एक चार्ज है एक्स वाला, वो हमें अभी पता नहीं है, वो अलग अलग डिफरेंट रखने की कंडीशन दे रहा है, और बोला गया रेगुलर हेक्सागन बाइसेक्टर है, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पर अपने को ऑप्शन जो दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। पहले तो दिया गया है अगर x को मैं q रखता हूँ, एक बार -q रखूंगा, एक बार x की वैल्यू 2q रख देंगे और एक बार -3q रख देंगे। एक बार तो पूछ रहा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और एक बार पूछ रहा है आपसे पोटेंशियल बताओ। सिंपल सी बात है सर, पहले अपन x q रखते हैं, तो x q रखेंगे तो देखो x की वैल्यू q रखेंगे आप, तो आप जानते हैं कि ये q q q q q सारे सिमेट्रिकल हो गए। सिमेट्री हो गई तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए सर, 0 आना चाहिए। 0 आएगा सर, समझ में आ रहा है, क्योंकि सबका इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहला वाला ऑप्शन तो कितना हो गया सर हमारा, पहले वाले का ऑप्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट सही है। चलिए नेक्स्ट बोला x -q, इसको अगर -q रख दें तो सर सीधी सी बात है, औरों पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो इसका था ये रिपल्सिव नेचर का है और ये अट्रैक्टिव नेचर का, दोनों को जुड़ जाएंगे इसी तरफ आ जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब बस यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, तो आपसे ये बोला गया है कि इसकी साइड ए दी गई है आपको, ठीक है, साइड ए दी गई है, तो ये लेंथ आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर हेक्सागन है, तो ये साइड बराबर है, ए के बराबर होगी, ये ए है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये निकाल लोगे आप। जी सर, तो ये अपने पास आ जाएगा a r cos 30 आ जाएगा सर। a cos 30, तो a cos 30 इसको r कह रहे हो तो ये a cos 30 आ जाएगा सर, तो तो मैं कर देता हूँ सर, जी सर, छोटा बच्चा √3a/2 और डबल करते ही कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। बस यही यहाँ पर था, और तो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सर मेरे को बचपन से आता है कि q/r² करना, ट्वाइस करूंगा सर, सेंटर पे फील्ड आ जाएगी बस, तो 2 टाइम्स कर देंगे। तो सर यहाँ पर देखो ऑप्शन अपना
नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, 6 टाइम आ रहा है तो 2 जाएगा, √3 का 3 आ जाएगा, और 2 टाइम से तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो मतलब 3 और 2 6 आ जाएगा। ये भी करेक्ट। सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, x इक्वल टू कितना दिया गया है, 2q चार्ज करना, पोटेंशियल पूछ रहा था। हाँ, अब देखो सर यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दी में कि सर हम कर रहे हैं, और करते करते हमें क्या होता है सर, करते करते हम ध्यान नहीं देते, डायरेक्शन लगा रहे हैं, पोटेंशियल है वो उसको भी कैंसिल आउट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ध्यान रखना है, कैंसिल नहीं करेंगे, जोश में होश नहीं होना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सर यहाँ पर हमने प्लस का क्या रखा, 2q रखा तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं तो कहूँगा 7 चार्ज और डिस्टेंस तो सर निकाल ही लिया अपन, सबकी सेम है, तो 7 टाइम्स ऑफ kq/r, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देखो 7 टाइम्स ऑफ kq/r, और r की वैल्यू कितनी थी, √3 है, तो करेक्ट, ये भी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट बोला गया -3q पे देखें सर, तो पोटेंशियल फिर पोटेंशियल ही पूछ रहा है, तो -3q यहाँ रखेंगे सर, 1 2 3 4 5 में से 3 गए, घटा दिया, 2 कितने बच गए, 2। देखते हैं सर 2 के हिसाब से ऑप्शन दिया गया, तो 2 के हिसाब से आना चाहिए था, और सर kq/r रहना चाहिए था, तो r की जगह तो सर मेरी बात तो मेरे लिए तो वैसे गलत हो गया, ये क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बडीज आगे यूज करेंगे उसको, क्योंकि अभी भी +2q बचा है, तो ओवरऑल पोटेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए था, मतलब ये क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया। ये एक और सवाल, ये क्वेश्चन भी अपने ये को काफी भी अच्छा बड़ा है, प्यारा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर। जी सर। ठीक है, जिसने मुझे एक बार अंदर से लाया, एक बार से झकझोरा वापस से सोचने के लिए कि अपने को फिजिक्स आती है कि नहीं आती बाबा, तो मतलब उस क्वेश्चन में दम था। और मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ सर, मॉडर्न फिजिक्स है ना, 2 क्वेश्चन ही पूछेगा, प्यारे से पूछेगा और अच्छे, बिल्कुल मतलब बड़े प्यारे क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अच्छा लगा था। चलिए देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है सर, अपन से बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी आपको जो दी गई है, देखो क्या बोला है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अफेक्ट बाय द पेयर वाइज कोलॉम्स रिपल्सिव फोर्स। आपको याद है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उनका इंटरनल इफेक्टिव प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। जी सर, तो हमसे बोला गया है कि अगर मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आपकी प्रोटॉन EBP दी गई है, और EBPN किसकी दी गई है, न्यूट्रॉन की, तो आपसे बोला अलग बात है, अभी तक हम बाइंडिंग एनर्जी बात करते थे न्यूक्लियस की, यहाँ पर न्यूक्लियन में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भेदभाव करके अलग अलग पूछ रहा है। जी सर, ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ 4th ऑप्शन से, एक ऑप्शन मैं समझाऊंगा, जी सर, क्योंकि मुझे देखते ही समझ में आ गया था ये होगा। क्यों, अब अपने को दिख रहा है कि यार ऑब्वियसली प्रोटॉन रिपल्शन होगा, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि उसका रिपल्शन है, तो उसको निकालना आसान हो गया एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी जो प्रोटॉन की है, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं कि कम होगी, किससे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन से। तो इससे मुझे 2 चीजें पता लगी सर, एक तो ये, जी सर, कि ये ऑप्शन तो गलत है, जी सर, ये डिफरेंस आएगा, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आएगा। दूसरा सर मुझे चौथा भी पता लग गया, क्यों, ये बोल रहा है कि जब भी बीटा डीके होगा एमिटिंग पॉजिट्रॉन, बीटा डीके में 2 तरह होते हैं, बीटा प्लस बीटा माइनस, बट पॉजिट्रॉन कब एमिट होता है, जब प्रोटॉन निकल रहे होते हैं, प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन में एंड एक पॉजिट्रॉन में, ठीक है सर। तो मतलब प्रोटॉन कम हो गए, तो किसी प्रोटॉन पे होने वाला रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो कह रहा है, ये भी बाइंडिंग एनर्जी जो है ये बढ़नी चाहिए, ये मुझे सही लग रहा है सर। जी सर, पहले 2 ऑप्शन आपको दिए। चलिए सर, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सर ने जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि बीटा प्लस डीके आपको समझ में आ गया, और अपने एनर्जी यहाँ पर उनकी बढ़ गई। अब देखो क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है इनका डिफरेंस जो है वो Z-1 के प्रोपोर्शनल होगा क्या, अगर Z एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है। अब देखो आप सिंपल सा जब एनर्जी लिख रहे होते थे, अब क्या करते थे, प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू का डिफरेंस लिखते थे सर, इनटू c² कर देते थे, वही कर देते थे। तो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ एनर्जी ऑफ डिफरेंस क्या दिया गया है सर हमें, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का। सर मुझे बताओ, आप प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन की है उसकी तो एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें इफेक्ट ही नहीं आएगा, ये जो आप रिपल्सिव नेचर की बात करें, केवल किसमें आएगा सर, प्रोटॉन में आएगा सर, प्रोटॉन में। सिंपल सा बात करूं सर, कि यहाँ पर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या कर रहा होगा सर, वो वहां पर उसको रिपल्शन दे रहा होगा, तो ऐसे कितने पेयर बन रहे होंगे सर, एक दूसरे के, तो टोटल अपने पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो सर Z प्रोटॉन है, और मैंने एक जमाने में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा, जिसको शॉर्ट फॉर्म PNC कहते हैं सर, ZC2 लग रहा है मुझे तो, यही है बस, 2 प्रोटॉन के कितने पेयर्स बन रहे हैं, ZC2 बन जाएगा। ZC2 की वैल्यू सर मेरा मन कर रहा है लिखने की, आप बताना गलत है क्या, Z into Z-1/2 बन जाएगी। करेक्ट है सर। अब ये बन रहा है पेयर, तो इतने ही पेयर्स के थ्रू क्या होगी, वहां पर एनर्जी आएगी सर। बिल्कुल तो आप सीधी सी जब एनर्जी लिख रहे होंगे, तो हर बार उसकी
पेयर की क्या होगी एनर्जी यहाँ पर मिलेगी अपने को। तो मैं बात करूँ सिंपल था, तो ये एनर्जी से क्या होनी चाहिए, इसके प्रोपोर्शनल आनी चाहिए। बिल्कुल सही, समझ में आ गया सर। मतलब मुझे ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, बिल्कुल सही बात। एनर्जी जो लिख रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या होगी, एनर्जी होगी जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मेट में रहेगी। तो आप सिंपल सा अगर मैं बोलता हूँ एनर्जी जो लिख रहे होंगे, तो सर मैं तो z-1 तो नंबर ऑफ पेयर्स जो बन रहे होंगे, और एनर्जी एक पेयर के लिए कितनी होती है सर, k दो प्रोटॉन के बीच की स्क्वायर अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, आर मान लेंगे, है ना। अब सर आप भी जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम वहां पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लेके चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही तो आर पर भी डिपेंडेंसी आ रही है, और इसने नेक्स्ट ऑप्शन वही दे दिया। और मैं जानता हूँ आर जो होता है वो उसको हम आर नॉट ए की पावर 1/3 लिख सकते हैं सर। ये तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है जो मैं सब जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ता हूँ सबसे पहले ये, और इस पे क्वेश्चन करके बहुत खुश होता हूँ। जी सर, जी जी जी। और सेकंड क्वेश्चन उसने वही दे दिया था क्या कि ईबी पी माइनस ये करेंगे जब हम, तो देखो कितना आ रहा है सर, ए की पावर -1/3 अपॉन में आर है, तो आप समझ चुके हैं, सॉरी कोई बात अपॉन आर था, तो यार इनवर्स रिलेशन में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपके ए की पावर -1/3। मतलब ये भी सही हो गया सर मेरे जी साथ। सर, तो आंसर इसके सर फिर अपन ए बी और डी करेक्ट, डी लॉक कर दें। जी सर। तो देखो यहाँ पर बहुत प्यारा क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल सा जो पार्ट आपको दिया गया है, मैं इससे कहूंगा आपकी मॉडर्न फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चन वापस आएंगे नेक्स्ट ईयर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक और नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े टाइम के बाद देखने को मिला, जिसको मैच द कॉलम कहते हैं। बट इस मैच द कॉलम में भी जेई ने मतलब स्मार्टनेस वाले लोगों को प्राथमिकता दी। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपका दिमाग चल रहा है ना यहाँ तक आते आते, तो आप इन क्वेश्चन को बड़े जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर मैं बताता हूँ एक दो क्वेश्चन करके कैसे इनको हम कर सकते हैं। सर पहला क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है और करने में थोड़ा सा है बट ज्यादा नहीं है। ऑप्शन अभी देख लेते हैं सर। आपको एक सोलेनॉइड दे रखी है जिसके एम टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है, इसमें कुछ आई करंट दे रखा है। सबसे पहले सर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूं। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, एन की जगह एम बोल दिया उसने। ठीक है सर। अब ये कुछ रोटेशन की बात कर रहा है बेसिकली। इसमें इसने क्या किया, एक लूप रख दिया है। तो लूप में क्या होगा सर, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस के कारण करंट इंड्यूस होगा। बेसिकली उस पर टॉर्क निकालना चाह रहा है सर। रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो टॉर्क तो म्यू क्रॉस बी होगा। जी सर। ठीक है, म्यू क्या होगा, तो सर म्यू जो होता है वो उसमें जो भी करंट होगा, अगर मैं उसको आई डैश कह देता हूं, आई नंबर ऑफ टर्न्स जो भी होंगे इनटू उसका एरिया होगा सर। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही हम बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट का वेक्टर ले लेते हैं। अब ये जो करंट होगा ना, ये आई डैश, ये क्या होगा, तो ये करंट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन के कारण। तो बेसिकली सर इस करंट को मैं d∅dt डिवाइड बाय रेजिस्टेंस लिखूंगा। ठीक है, हाँ मैं उसके लिए मुझे ईएमआई पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरमिंगल्ड कॉन्सेप्ट जो जेई पूछता है, मल्टी कॉन्सेप्ट, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिला और बड़ा अच्छा लगा इस क्वेश्चन को देखते हुए। अब d∅dt क्या बनेगा, तो d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या बनेगा b इंटू ए डिवाइड बाय आर। ठीक है, इंटू dt तो आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, एरिया कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बन जाएगा dB/dt A अपॉन R। ठीक है सर, ये आ गया इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुट करते चले जाते हैं सर जो सामान अपन ने इकट्ठा कर लिया है इस टॉर्क की इक्वेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपने को टॉर्क ही बताना है। ठीक है, सेकंड में अपने को टॉर्क की बात करना है सर, और फर्स्ट में क्या बोला गया है अपन से, लिस्ट 1 में डिपेंडेंसी ऑन द एन पे, जो एन पे, हाँ एन कैप तो इसकी डायरेक्शन है ही, वो तो अपने को पता ही, सवाल पढ़ा है अपन ने। ठीक है सर। तो टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क क्या बनेगा सर, तो म्यू क्या बना सर, तो म्यू बना dB/dt जो भी है वो पुट करूंगा जी सर, इंटू A अपॉन R इंटू एन नंबर ऑफ टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक ले लेता हूं इसका, जी सर, इंटू अगेन इसका एरिया। अब इसका एरिया देखिए, इसका एरिया तो K कैप में, जी सर, इंटू A K कैप। जी सर। ठीक है, ये हो गया सर कौन, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर। अच्छा, इसमें भी जब आप इसको लिख रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये रहा म्यू नॉट एम आई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में भी बेसिकली मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप अगर इसको आप चाहो तो इसको b इंटू d/dt ऑफ एन कैप लिख सकते हो, वॉट एवर द डायरेक्शन का चेंज हो रहा है वो लिख सकते हो आप। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है,
तो इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं, ए के कैप, यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, ठीक है। क्रॉस बी वेक्टर से मैं वापस से क्रॉस ले लूंगा, बी वेक्टर क्या है, बी इंटू एन कैप है, ठीक है। तो मैं टॉर्क को जब लिखूंगा तो ये अगेन बी बी यहां से बाहर निकल गया, बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर मतलब म्यू नॉट एम स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ वॉट एवर द एन कैप इज, जो यहां पे लूंगा। अच्छा यहां पर ए है तो ये ए स्क्वायर भी बाहर ले लेता हूं, डिवाइड बाय आर ले लेता हूं, ठीक है सर। और इस पूरे में के कैप आएगा, जी सर, ठीक है। इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो के कैप के साथ आएगा, फिर ये पूरी की डायरेक्शन के कैप क्रॉस एन कैप आएगी, जी सर, ठीक है सर, जी सर, समझ में आ रहा है। अब इस समस्या को हटा लेते हैं यहां से, ए स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा बाई 2r को इसने अल्फा कह दिया, ठीक है। तो यहां से इसको हम कम कर लेते हैं, हटा लेते हैं। रबर, एक बार रबर दीजिएगा सर, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं यहां पे, दीजिए सर, अब पेन दीजिए वापस, दूसरा कलर दे दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये टर्म आप देखोगे तो यहां दिख रहा है म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर आप यहां से गौर से देखोगे ये 2 अल्फा बाय आर के बराबर नजर आ रही है सर, देखो आपको भी नजर आ रही है क्या, समझ गया मैं, इसको अपन इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो इसकी जगह हम इन शॉर्ट 2 अल्फा बाय आर लिख लेते हैं, ठीक है सर। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं सर, ठीक है, थोड़ा सा आपकी मदद लगेगी, जी 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 जी। तो मैं 2 अल्फा बाय आर डी बाई डी टी ऑफ एन कैप, जी सर, थोड़ा पीछे चल रही, और यहाँ आ रहा है हमारे पास के कैप इंटू के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ, फिर के कैप क्रॉस एन कैप। अब देखिए एक तरीका तो क्या था कि मैं हर किसी एन की वैल्यू पुट करता और सॉल्व करता, बट समस्या विकट हो तो स्मार्टनेस काम आती है, इंटेलिजेंस। जैसे अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखो, इसमें एन में सिर्फ आई और जे है, तो आई और जे में चाहे आप कुछ भी डिफरेंशिएट कर लो, जब के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो अपने आप जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, जीरो। ये पूरा टर्म जीरो हो गया, मतलब सेकंड के लिए की वैल्यू जीरो। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए कौन से में सेकंड का पी है, पी दो ही ऑप्शन है, तो आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं अभी, ए और सी, ठीक है। ए और सी में से कुछ भी हो सकता है, तो तुक्का मारना तो 50% हटा दिए। इसमें से भी अगर आप डिसाइडर देखो, फर्स्ट का क्यू फर्स्ट का क्यू, सेकंड का पी सेकंड का पी, थर्ड का एस थर्ड का एस, फोर्थ डिसाइडर है, तो फोर्थ चेक कर लेते हैं ना बस। किसी ने कहा थोड़ा है कि नानी ने थोड़ा कहा है कि एक एक ऑप्शन चेक करके टिक करना, ठीक है, बेमानी थोड़ा, ये इंटेलिजेंस है। तो क्या करते हैं, फोर्थ को चेक कर लेते हैं सीधे, तो इसको पुट कर लेते हैं वहां पे। तो 2 अल्फा बाय आर अंदर आएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/√2 का टर्म है सर, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, क्या बनेगा साइन माइनस साइन ओमेगा टी। बट ध्यान रखिए सर डॉट के है तो उसी में बुद्धि लगाई ना जो काम का है, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी वाला काम का, ये कॉस ओमेगा टी बनेगा, इंटू ओमेगा बनेगा, डिफरेंस के डॉट के, ठीक है, 1 हो गया। अब इधर बचा के क्रॉस एन, अब क्रॉस एन जब करेंगे तो के तो गायब हो जाएगा, एक क्रॉस जे, ठीक है। के क्रॉस की क्या बनता है सर, आई क्या बनता है, तो एक टर्म यहां बचेगा 1/√2 कॉस ओमेगा टी आई कैप। अब जरा देखिए यहां भी कॉस ओमेगा टी, यहां भी कॉस ओमेगा टी, तो कॉस स्क्वायर हो गया, √2 कट गया। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज अल्फा ओमेगा बाय आर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आई कैप। चलिए सर वापस पीछे लेके चलिए, मुझे यहां से टी की वैल्यू चाहिए, पाई बाय 6 ओमेगा। इस पाई बाय 6 ओमेगा जब मैं यहां पुट करूंगा दोनों जगह, तो ये क्या बनेगा, अल्फा बाय आर, ओमेगा छोड़ देता हूं, ठीक है, कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर
ओमेगा इंटू पाई बाय 6 ओमेगा, कट गया भाई साहब, पाई कॉस पाई बाय 6 हाफ, तो ये जो टर्म है ये अपने आप में 1/4 बन जाएगा। तो ये टर्म मेरे लिए क्या बन गया, ठीक है, ये टर्म मेरे लिए बन गया 1/4, तो अल्फा बाय 4 आर आई कैप। सर चेक कीजिए, ओमेगा कटना चाहिए था। तो ओमेगा अपना इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, ओमेगा से एक हाँ सर पीछे लेके चलिए, मैंने उम्र का लिहाज आपने ध्यान दिया नहीं, मेरी उम्र को देखते हुए मैंने यहाँ ओमेगा लिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पर वापस पीछे लीजिए सर, एक बार पीछे लीजिए, यहाँ ओमेगा भी आएगा। बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है, हमारे तो बुढ़ापे का तवज्जो देकर के हम काम चला लेते हैं, आपको नहीं चलेगा, ठीक है। ये ओमेगा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कट चुका है वो, ठीक है। तो अल्फा बाय 4 आर आई के आप सर चेक करके बताइए ना कौन सा ऑप्शन है अल्फा बाय 4, ठीक है, ठीक है सर। इसमें अल्फा, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है सर, कॉस पाई बाय 6 आया ना सर, कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू गलत डलवा दी ना सर आपने, ठीक है सर। हंसने से काम नहीं चलेगा सर, आपने गलती करा दी है सर मेरे से। कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू सर √3/2 होती है, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा सर, ऐसे नहीं काम चलेगा सर, ठीक है। तो सर आर आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन सही हो गया, कौन सा, सी। सर ऐसे भी नहीं बूढ़ा समझ के आप कुछ भी गलती करा लोगे कि एजे तू बूढ़ा है तो तेरे से गलती कराऊंगा मैं नहीं करूंगा सर, मैं समझदार बच्चा हूं, गलती हो जाएगी तो क्रॉस चेक जरूर करना है अपने आंसर को। चलिए सर बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर टू यू अगेन सर, अब आप करिए। चलिए सर मौका नहीं देंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर भी वही सेम सर, मैच द कॉलम वाला पार्ट है, मैच करके अपने को सिंगल करेक्ट आंसर देना है। सर यहाँ पर क्या दिया गया है, हमसे कहा गया है कि ए और बी दो रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, और लिस्ट 1 में तो हमें दिया गया है क्या, लिस्ट 1 में उनकी कंडीशन दी गई है, और बोला गया है लिस्ट 2 के अंदर पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी वो हमें बताना है। तो टाइम किस पर बताना है सर, π/3 सेकंड पर हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में हमें क्या कहा गया है, दो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, रेडियस 1 मीटर दिया गया है बेटा, और बोला गया है कि उनकी एंगुलर स्पीड दी गई है ω1 एंड इनिशियल एंगुलर पोजीशन ए और बी की दे रखी है टाइम t = 0 पर, थीटा और π/2 पर, मतलब ए यहां रहा सर, बी ये रहा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपसे बोला गया है t = π/3 पर, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू 1 दी गई है, तो ओमेगा t आपका थीटा बन जाएगा बेटा, और यहां से अगर ओमेगा 1 है तो t की वैल्यू π/3 पर सर कितना हो जाएगा, π/3 एंगल आगे बढ़ जाओ, तो सर यहां पर π/3 आगे बढ़ जाएंगे, तो a तो यहां से π/3 आगे चला गया होगा, बिल्कुल, और ये यहां पर पहुंच चुका है a, और b भी सर सेम एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो भी कितना आगे चला गया होगा सर, π/3 एंगल पर। मतलब सर दोनों पहले भी 90 डिग्री पर था, बाद में भी 90 डिग्री पर रहेंगे, तो सर b की स्पीड तो ये रही v, और a की स्पीड कितनी रही सर, इधर रही va, और ये आ गया सर vb। क्या पूछा है हमसे पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो v1 - v2, सिंपल है सर। तो v2 की वैल्यू की डायरेक्शन नेगेटिव कर देंगे, तो ये माइनस का vb बन जाएगा, मतलब माइनस का v2। तो बस सिंपल था, क्या है सर, दोनों का रिजल्टेंट, दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है सर, √2 टाइम्स आता है। तो बस सर यहाँ पर इन दोनों का वेक्टर एडिशन किया हमने, तो कितना आ जाएगा सर, √2v। इसमें तो क्या ही था सर, कुछ नहीं था सर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, और सिंपल 90 डिग्री पर दिया है, एंगल भी नहीं लग रहा था मेरे हिसाब से, तो मेरे को एक बार लगा पता नहीं कुछ खतरनाक होगा, शायद मेरे से ना हो पाए, इसलिए आपको हैंडओवर कर दिया था। आपने तो सर मजे ले लिए सवाल में। जी सर, कौन देखो सर ऑप्शन अपने पास आ रहा है √2, मतलब एस ऑप्शन आ रहा है, आ गया सर, आ गया। तो इसका ऑप्शन में देख लीजिए पहले, अच्छा एक से काम चल रहा हो तो आगे होगा। चलिए ये देखिए सर, आपका आ रहा है सर फर्स्ट का एस, मतलब अपने को बी और सी को ही चेक करना है सर, बी और सी में सर मैं चेक कर लेता हूं सर, देखो मेरी बुद्धि बहुत तेज चलती है बचपन से। जी सर, एस सेकंड का पीटीओ अलग हो गया, ये दोनों फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी चेक करना पड़ेगा तो सर सेकंड और थर्ड में चेक कर लेते हैं। चलिए तो सर एक काम कीजिए ना, सेकंड चेक कर लीजिए, सेकंड अगर पीटी है अपने आप आइडिया लग जाएगा सर। चलिए तो सर सेकंड चेक कर लेते हैं अपन। सेकंड में क्या दिया गया है सर, सिंपल सा अपने को सेकंड वाले पार्ट में दिया गया है, दो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, और बोला गया है कि एक को टाइम t = 0 पर छोड़ रहे हैं, और एक को 0.1 सेकंड पर छोड़ रहे हैं, और दोनों की स्पीड दी गई है, कि दोनों की स्पीड कितनी दी गई है सर, 5π/√2 स्पीड से शो कर रहे हैं, और ए और बी इज लार्ज इनफ टू द
बहुत लार्ज डिस्टेंस पर दिया, कोलिजन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल से आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको जब टाइमिंग उसने दे रखी है तो आप तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लिखनी है आपको। तो आप बोलेंगे सर मेरे को तो इस टाइमिंग पे बताओ आप कितनी स्पीड रही होगी आपकी, तो आप इसकी वेलोसिटी कॉम्पोनेंट कर लोगे। 45 पर दिया गया है तो cos 45 1/√2 1/√2, तो ये बाई 2 बन जाएगा। तो सर यहाँ पर आपकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 5/2 पाई, और इधर भी आ जाएगी 5/2 पाई। चलिए सेम सर ऐसे बी के करेंगे तो इसकी एक इस डायरेक्शन में आएगी और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये भी 5π/2 हो जाएगा सर, और ये भी 5π/2। अब मैं देखो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो दिक्कत ही नहीं होगी, एक बार में आंसर आ जाएगा अपना। पहले लिख रहा हूं मैं इसकी, सर जरूरत ही क्या है सर, ऐसे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है पर टाइमिंग अलग अलग दिया है बस। हाँ एक्सेलरेशन सेम है और कुछ नहीं करना है। तो आपको बस हॉरिजॉन्टल तो ऐड हो जाएगी। जी सर। ठीक है सर, गलती करो तो बता देना सर। जी सर। तो ये तो मेरे हिसाब से 5π/2 + 5π/2 जो है, पर सर टाइम ड्यूरेशन अपने को अलग अलग दिया है, उसका ध्यान रखते हुए करना है अपने को। ठीक है सर, 5π करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल तो 5 पे आ जाएगी। जी सर, ये तो करेक्ट है, में ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। इसकी 5π/2 है और उसकी 0.1 सेकंड के बाद क्या बाद रहेगी? दी जाएगी, तो इसके लिए तो रहेगी सर अपनी 5/, इसको हाँ। 0.1 सेकंड के बाद भेजा ना सर, जी सर, कम हो जाएगी। तो मैं लिख दूं सर एक बार, जी, बिल्कुल फिर आप सर। जैसे कहेंगे वैसा ठीक है। V2 के लिए लिख रहे हैं, पहले अपन लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी लिखना चाह रहे हैं वाई डायरेक्शन की, तो इसकी तो सर कितनी हो जाएगी 5/2 पाई माइनस GT, तो 5/2 पाई माइनस G इंटू T कितना दिया है सर हमें, π/3। ठीक है सर, ये तो हो गई फर्स्ट वाले की J डायरेक्शन में, और सेम ऐसे कैसे सेकंड वाले के लिए लिखते हैं सर, तो वो हो जाएगी हमारे पास कितनी 5/2 तो स्टार्टिंग में नहीं थी, हमें चाहिए 0.1 सेकंड से स्टार्ट कर रहा है सर ये, तो -10 इंटू टी कितना लेंगे सर, ये 0.1 तो स्टार्टिंग का है, 5/3 माइनस पॉइंट, और माइनस वापिस कितने पे जाना है सर हमें, π/3 पर, तो -10 इंटू π/3। ठीक है सर, हम यहां से सर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालकर जब सोल्व करते हैं सर, तो ये आपने देखा सर, यहाँ तो आपने निकाल ही लिया था, वाई डायरेक्शन का निकाल लेंगे, तो बस सर, तो देखो आप सर देख रहे होंगे ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो रही है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी माइनस करने पर, तो जब माइनस करेंगे दोनों को तो केवल कौन सा बचेगा, ये वाला फैक्टर, तो 1 बचेगा, तो 1 आएगा सर। रिजल्टेंट निकालना है, आप जानते हैं 5 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 25 पाई स्क्वायर, और इसका 1। ऑप्शन देखते हैं सर, इनमें से तो नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, √10 √2 पाई स्क्वायर दिख गया सर, चलिए, टी समझ में आ रहा है सर, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, टी ऑप्शन, तो सर वापस से दिखाना सर, तो मेरे आपका हिसाब से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्यों जाऊं मैं बाकी चेक करने यार, हैं मैं कोई पेपर थोड़ा ना चेक कर रहा हूँ, मेरे को तो आंसर टिक करना है, इससे बात बन गई तो आगे बढ़ जाऊंगा। देखो अभी अगले क्वेश्चन में फिर जादू दिखाता हूँ आपको, चलो ठीक है। अब यहाँ पर कुछ 4 अलग अलग डायनेमिक प्रोसेसेस दे रखी हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दे रखी हैं, और आपको क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन करते हुए पॉसिबल चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है, मतलब ये करोगे आप कि भाई डेल्टा क्यू जो होगा दैट विल बी डेल्टा यू प्लस वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दोगे। अब जैसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं कि 10 की पावर -3 kg ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हुआ स्टीम में, तो बेसिकली ये प्रोसेस जो हुआ सर, ये बेसिकली हीट ऑफ कन्वर्जन हुआ, लेटेंट हीट, तो इस डेल्टा क्यू की जगह अपन m/L लिख सकते हैं। अब इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, तो सर यहां लिख रहा हूं, देखिए गलती करूं तो बताना वापस से सर, 10 की पावर -3 इंटू अपने को दे रखा है 2250, तो ये तो सर 2.25 हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन इधर लिख लेता हूं P इंटू डेल्टा वी। P कितना है सर, 10 की पावर 5, डेल्टा वी कितना हो गया सर, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 10 की पावर -6 है सर। अब ये तो बहुत छोटा हो गया, नेग्लिजिबल हटा, तो ये हो गया 10 की पावर 2 जूल, लेकिन यहाँ तो सब काई में चल रहा है काम, किलो जूल में, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -1 किलो जूल, मतलब 0.1 किलो जूल, तो यहाँ पर प्लस 0.1 किलो जूल आ गया, तो 2.25 माइनस 0.1, तो डेल्टा यू की वैल्यू 2.15 किलो जूल आ गई। क्लोजेस्ट ऑप्शन देखिए, पहला P 2 किलो जूल, दूसरा 7 किलो जूल, तीसरा 5 किलो जूल, 4 किलो जूल, 3 किलो जूल, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन 2 किलो जूल हो गया सर। तो फर्स्ट का आंसर कौन हो गया, P। चेक करता हूं, आगे चेक करने की जरूरत तो नहीं है, फर्स्ट का आंसर P। लंबा चलना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं सर, हो गया खत्म, एक ही ऑप्शन में आ गया। आप किसी को कोई गलती है चेक करना है क्या, तो एक ऑप्शन और चेक कर ले,
एक ऑप्शन और चेक कर ले मेरे भाई, जैसे सेकंड वाले को चेक कर ले, 0.2 मोल्स ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस का वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर 500 अंडरगोज आइसोबैरिक एक्सप्रेशन। तो इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? तो आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया जी सर। तो इसको NCV डेल्टा टी लिखेंगे, कुछ भी प्रोसेस हो इंडिपेंडेंट होता है डेल्टा यू, तो ठीक है। बहुत सारे NCP डेल्टा टी लिख देते हैं जल्दीबाजी में, नहीं करना है। N कितना है 0.2 इंटू CV, कौन सी गैस है? डायटोमिक, तो ये बन गया 5R/2, ठीक है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो गया है? अब देखिए इसने बोला वॉल्यूम V से 3V हो गया, तो क्योंकि आइसोबैरिक है तो आइसोबैरिक में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है T के, तो टेम्परेचर भी T से 3T हो गया होगा। मतलब यहाँ टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? 2T, मतलब बोले तो 1000 मतलब ये किलो जूल में जाएगा। अब देखो 0.2 इंटू 5 1 हो गया, ठीक है, वैसे कर लो 1 हो गया, तो मतलब ये किसके बराबर आ गया? R/2 के बराबर आ गया। R अप्रोक्सीमेटली 8.314, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 4 किलो जूल आ गया। 4 किलो जूल बोले तो कौन सा ऑप्शन? R। चेक कर लो सर, अपन ने जो टिक किया उसका आंसर R है क्या? तो इसमें भी सेकंड का R है, देखिए बिल्कुल सही है, चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया। बाकी भी सिंपल पार्ट था, उसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं पूछा गया। बाकी भी चेक करोगे ना आसानी से हो जाएंगे, बट अगेन क्यों करें? जो जेई का पेपर दे रहे थे, जो देने वाले आप सारे करें, ठीक है, बट हम बात करें जेई पेपर देने की मेंटालिटी की। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पेपर। सर माइक खींच रहे हैं कि देव सर मुझे सॉल्व करना है, तो चलो सर आपकी इच्छा पूरी करते हैं, लीजिए आप सॉल्व। कारण बताता हूँ सर, मैं माइक क्यों लेना चाह रहा हूँ आपसे। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ना, मतलब IIT ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपके पास फ्री के मार्क्स हैं, कुछ नहीं बोला है सर, केवल और केवल आपको अगर लेंथ फॉर्मूला आता है सिंपल 1/v - 1/u = 1/f, और आपके पूरे मार्क्स। क्या बात है सर, देखो करना क्या है, देखो सिंपल सा, मेरे को पहले क्या दिया गया सर, प्रॉब्लम ये है ना सर, आखिरी में डाल दिया, जब आखिरी तक आते आते ज्यादातर लोग की हिम्मत टूट चुकी होती है। जो लास्ट आपने जो सर ने भी जो क्वेश्चन देखा, आपने जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया था थर्मोडायनेमिक्स वाला, बहुत सिंपल पार्ट, इतना सिंपल नहीं पूछता है सर। अगर आप 2019 का जो क्वेश्चन देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स इसमें क्या है, वो फनल वाले क्वेश्चन में फंस गया ना कोई, तो फनल में फंस गया वो जी सर, उस फनल से निकालना भारी काम हो जाएगा। तो इसीलिए इंटेलिजेंटली आपको उन्हीं क्वेश्चन के हाथ लगाना है स्टार्टिंग में, जो रिलेटिवली बहुत आसान है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पेपर को स्क्रॉल करना। और हमेशा ध्यान रखें IIT का पेपर है, तो ये कभी ना सोचें कि सर जो पेपर होगा वो ऐसा हार्ड है। हाँ, एडवांस का मतलब एडवांस नहीं है, एडवांस का मतलब ठीक है वो कुछ अलग तरीके से आपको जज करेगा साइकोलॉजिकली। हाँ, बस क्वेश्चन को जो पूछने का वे है वो चेंज कर रहे हैं सर, बाकी सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन है दमदार क्वेश्चन, आप देखो कुछ भारी है ऐसा नहीं है यार, सैल्यूट टू IIT, बट मैनेजेबल है, आप कर सकते हैं। चलिए सर कर दीजिए इसको फाइनल। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है सर, हमें दो लेंस रखे हुए हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दी गई है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल दिया। फर्स्ट क्या बोला गया है, लिस्ट 1 में हमसे बोला जा रहा है कि इन ऑल केसेस ऑब्जेक्ट ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दोनों लेंस के बीच में है, और ये कंडीशन दी गई है आपको। हर केस में ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, लेंसेज की बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, सर कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी सोल्व कर रहे हो याद रखें, आपका जो डाटा फाइंड कर लेते हैं उसको हर बार यूज कर सकते हैं, इसलिए आराम से सोल्व करके साइड में रख लें। बात समझ में आ गई है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो देखो अब आप स्टार्ट करेंगे, सर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फाइनल केस में, सर फर्स्ट लेंस तो सेम ही दिख रहा है मेरे को जी सर, ये दो में ये है, थर्ड में देखो सर वही दे दिया, बस फोर्थ में चेंज किया है। तो सर 3 से मैं तो आंसर निकाल लूंगा, जैसे मेरा जुगाड़ चल रहा है, आई होप यहाँ पे भी चलेगा। पूछा गया सर फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है बतानी है, राइट साइड लेफ्ट साइड। चलिए तो फर्स्ट वाले में स्टार्ट करता हूँ मैं, आपको दिया गया है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है सर, तो यहाँ से पहले मैं निकालता हूँ V1, तो V1 जो आएगा FU/F+U कर लेता हूँ सर। जी सर, तो F की वैल्यू सर, सॉरी आपका क्वेश्चन मैंने हाईजैक कर लिया, F/U which is -20/10 -+/-20 जी सर, तो ये बन गया -200 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, तो ये 20 बन गया सर सेंटीमीटर। प्लस का आ रहा है, प्लस का मतलब इस तरफ चला गया सर 20, मतलब तो ये इस लेंस से हो गया 15 जी तो सर। फाइनल V की वैल्यू जो आएगी सर, अगेन माफी चाहता हूँ, ये भी मैं ही कर देता हूँ आप कहाँ करेंगे इस जवानी में, तो 15 इंटू जी सर माइनस प्लस का 15 सर, क्योंकि राइट में है ऑब्जेक्ट, ध्यान रखूंगा सर, ठीक है, डिवाइडेड बाय F तो अपना 15 15 और ठीक है, ये भी प्लस 15,
तो ये बन गया सर 15 225 बटा 30 सर ये से कैंसिल आउट कर देंगे वापस, तो हमारे पास सॉल्व करने पर डायरेक्ट आ रहा है ये 15/2 मतलब 7.5 प्लस का आया है, प्लस का आया मतलब इट इज फॉर्म टुवर्ड्स दी राइट साइड। अरे सर फर्स्ट सीधे मैचिंग हो गई, तो फर्स्ट का तो पी आंसर है। चलिए सर चेक कराना एक बार, ऑप्शन चेक कराना, देखें मैं फर्स्ट का पी, तो सर ऑप्शन में 2 बन गए, या तो ए होगा या सी होगा। चेक कर लेते सर कौन सा मिसमैच कर रहा है, तो सेकंड पकड़ लेते ना सर, सेकंड आप सेकंड चेक कर लेते, डेटा तो सेम था। मैंने कहा था आपसे ये डाटा पर वापस यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाला तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपकी वापस इमेज कहां पर जा रही होगी 20 पर, ठीक है। तो अब पता है कि बस नेक्स्ट जो इमेज बन रही होगी दूसरे वाले के साथ कॉन्केव मिरर के कॉन्केव लेंस के थ्रू, वो हमें निकालनी है सर। तो कितना आ जाएगा सर, ये 15 हो गया है सर, फटाफट सोल्व कर देंगे। -10 15 अपॉन -10 15 सर सोल्व कर लेंगे तो 150 अपॉन प्लस का 5, चलिए तो माइनस का 30, तो माइनस का 30 सर ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, थर्ड वाला है फाइनल इमेज जो बन रही है, और लेफ्ट साइड माइनस में आ रहा है तो लेफ्ट साइड होगी, तो मतलब आपका आर ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड के लिए। आर सर चेक कराइएगा जरा, सेकंड का आर आपका ऑप्शन, और लॉक कर दिया मैंने आंसर है। आपकी इच्छा है थर्ड फोर्थ चेक करो, मैं तो नहीं करूंगा पेपर के अंदर, घर जाके कर लूंगा वो बात अलग है, बट पेपर में नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये है थोड़ा सा दिमाग के साथ पेपर करना। अगर आप पेपर में धैर्य हो जाएंगे, पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक एक ऑप्शन चेक करने जाएंगे, तो भैया आप नहीं पहुंच रहे आईआईटी तक या उस आईआईटी तक जहां पहुंचना चाहते हैं। तो ये था पेपर 1 का डिस्कशन। पेपर 2 का डिस्कशन आपके साथ हमारे और 2 यंग एनर्जेटिक साथी करने वाले हैं, और प्लीज फॉलो कीजिएगा उस डिस्कशन को, कैसे डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे माइंड थॉट काम करता है। चलिए मिलते हैं आपसे, बताते रहेंगे आपको, कमेंट्स बॉक्स में बताते रहेंगे किन किन चैप्टर्स पर आप वीडियो चाहते हैं आगे, ताकि हम आगे की जो सेशंस आएंगे सर उसमें उन्हीं पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, इसी बात के साथ जिन्होंने इस साल जे एडवांस दिया उनको बहुत 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 गुड विशेस। आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी और आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, निश्चिंत रहिए, सुनिश्चित रहिए। इन केस अगर आपका पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना आप चाहते थे, कुछ कमियां रह गई हैं, तो एटीपी स्टार टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। ये दिल से बात आपके दिल तक जानी चाहिए, और कभी भी आपको ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो सामने आपको नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए। चलिए गाइस, इसी के आगे पेपर 2 का डिस्कशन करिएगा। थैंक यू।